हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट पढ़ने के लिए जितने भी प्रीरिक्विजिट की ज़रूरत होती है हम सब ये एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप सीधे रिएक्ट सीखना चाहते हो, अगर आपको पहले आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे ज़रा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधे रिएक्ट सीखना है, तो वो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, जो एक सिंगल वीडियो में आपको रिएक्ट पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, हर चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी रिएक्ट कोर्स आप देख सकते हो आसानी तरीके से। तो ये जो वीडियो है वो मेरे ऑनगोइंग रिएक्ट JS कोर्स का एक पार्ट है, जिसमें हम रिएक्ट को मास्टर कर रहे हैं फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक। हर एक चीज़ हम रिएक्ट में पढ़ रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं, और उतना ही देखेंगे जितना रिएक्ट में यूज़ होता है। जितना आपको, अगर आप उतना पढ़ लो तो आप रिएक्ट कोई भी देख सकते हो। तो ये जो वीडियो है वो एकदम ही बिगनर के लिए हो सकता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में भी एकदम बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, पहली बार आप आए हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो आसानी से। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स भी तैयार करके रखे हैं रिएक्ट JS प्रीरिक्विजिट को। ऐसे ही जो मेरा रिएक्ट JS का कोर्स चल रहा है, आपको हर एक वीडियो के साथ आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये प्रीरिक्विजिट वीडियो है, तो उसके साथ ही मैंने नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे HTML को, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे CSS को, इसके बारे में भी यहाँ पर है, और हम जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो CSS है और जो जावास्क्रिप्ट है वो अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो इसको एक सिंगल वीडियो में आप मास्टर करना तो इम्पॉसिबल है, आप मास्टर नहीं कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट लोग 3-3 महीने में कंप्लीट करते हैं, तो अभी सिंगल वीडियो में तो नहीं पढ़ सकते आप। तो अगर ये आप ये सोच के आए हो कि मैं इसे मास्टर कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। पर अगर आप ये सोच के आओ कि आपको रिएक्ट JS सीखना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको इतना जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए कि आप रिएक्ट JS सीख लो। अगर आप उस माइंडसेट से आए हो कि आपको रिएक्ट JS सीखना है, तो आपके लिए ये कोर्स एकदम सही है। आपको इतना तो इसमें नॉलेज हो जाएगी कि आप रिएक्ट JS को आसानी से, आपको कोई भी प्रीरिक्विजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिएक्ट JS को कर सकते हो इस्तेमाल। पर मैं HTML तो इतना बता दूंगा आपको कि HTML के लिए आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, HTML इसमें पढ़ सकते हो आप। और ये जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है। जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं सारे नोट्स को प्रोवाइड करूँगा, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे मैं रिसोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको जाके देख लेना आप। तो अब स्टार्ट करते हैं हम HTML से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML को। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो होती है वो हमारे वेब में कैसे काम करती है, फ्रंट एंड में कैसे काम करती है। तो जो HTML होती है ना, तो सिंपल जो HTML होती है हमारी, वो हमारे एक स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है। सपोज अगर मैं अपना क्रोम खोल लूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्रोम है, तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, ये एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कुछ आइकन्स है, और यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट है। तो ये जो टेक्स्ट वगैरह ये जो है, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो वो हम बनाते हैं HTML से। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज हो रहा है जिसमें हम टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उस टैग्स वगैरह का यूज़ करके हम इस सबको बना सकते हैं। आगे देखेंगे टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम देखेंगे आगे। बस आप अभी इतना ही ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको सिंपली आप सुनो। तो इसलिए हो गया। और CSS क्या करता है, इसको स्टाइल करता है। सपोज हमारा ये जो पूरा कंटेंट है ये बीच में है, यहाँ पर ये ऊपर हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिख रहा है, और हमारा आइकन सर्कल में इस टाइप से दिख रहे हैं। तो ये सब स्टाइल है, और मैं इसे हवर कर रहा हूँ तो एक बैकग्राउंड आ रहा है हमारे पास। ठीक है। तो ये सब जो है वो एक CSS है, वो एक CSS काम करता है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंपल इसको लॉजिक देने का काम करता है, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करके मैं इंटर करूँ तो हमें कहीं और लेके जा रहा है। ये सब काम जो है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस पर क्लिक करूँगा क्या होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो HTML होती है वो एक टाइप्स को से हमारे वेबसाइट को स्ट्रक्चर करती है। जो CSS होती है वो उसको स्टाइलिंग करती है कि हमारा वेबसाइट दिखेगा कैसे, सुंदर लगेगा कैसे। और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो लॉजिक देती है हमारे वेब ऐप को। ओके, सिंपली। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं HTML होता क्या है। जैसे मैंने बोला कि HTML जो होती है वो मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल टैग्स यूज़ करती है। ठीक है। जो हमारे जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो कंटेंट होता है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे मैंने बताया कि जितना भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसमें यूज होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड में। सिंपली मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पर क्लिक करो, VS कोड में न्यू फाइल बन जाएगा। तो आप लिखो, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं एंटर देता हूँ। और एक्सटेंशन क्या लिखना है आपको, लिखना है .html। फिर मैं एंटर किया, ये आ गया हमारे पास सिंपली। तो अगर हमको बॉयलर प्लेट कोड लाना है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बॉक्स। ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एमिट आ रहा है। तो अगर मैं ये लिखकर अगर मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर आ सकता है। और इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML, सीधे मैं HTML लिखता हूँ, ये भी हमारा है, इसको मैं एंटर करता हूँ। 1 सेकेंड, HTML से इतना ही आ रहा है, सिंपली हमारा ये आ गया HTML 5 करने पे, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं इसमें है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट टाइप, ये हमें डिफाइन कर रहा है हमारे इसको कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। ये हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो पहला लाइन ये होता है कि इसको डिस्क्राइब करता है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने लिखा हुआ है HTML, ये क्या है, ये हमारे HTML का रूट एलिमेंट है। क्या है, ये एक रूट एलिमेंट है जो अदर HTML एलिमेंट को ये कंटेन करता है। मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो डॉक टाइप होता है ये डिफाइन करता है कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है। और जो ये HTML होता है वो HTML क्या करता है, HTML डिफाइन एक रूट एलिमेंट होता है जो हर सारे HTML एलिमेंट्स को कंटेन करता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखा हूँ लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अगर इसको हटा भी हो तभी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही होता है, पर रहने देते हैं इसको। फिर आता है हमारा हेड, हमारा होता है हेड और होता है हमारा बॉडी, ठीक है। हेड होता है और हमारा बॉडी होता है। हेड में हम क्या लिखते हैं, हेड में हम कुछ मेटा टेक्स्ट लिखते हैं। तो मेटा टेक्स्ट में मैं कुछ कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ, जैसे मैंने लगाया कैरेक्टर सेट जो हो वो हो UTF-8। UTF-8 बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो सारे तरीके से कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है। बाकी एक मैंने व्यू पोर्ट लगा दिया कि हमारा कितने में फैला हो, पूरा स्क्रीन लेता है, जो विद डिवाइस पूरा डिवाइस पे फैला होता है। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो मेटा इन सब के बारे में और ज़्यादा। और होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या हो। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखता हूँ मैं मास्टरिंग लिए रिएक्ट प्रीरिक्विजिट है हमारा, ठीक है। इसके लिए हम प्रीरिक्विजिट बना रहा हूँ, मैं Ctrl+S करता हूँ और मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, आपका एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर, लिखोगे आप यहाँ पे आके लाइव सर्वर। यहाँ पर आप लाइव सर्वर अगर लिखोगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही हो तो, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ लाइव सर्वर, इसको अगर लाइव सर्वर पे आके आप इसको इंस्टॉल कर लेना, एक बार इसको आप कर लोगे इंस्टॉल तो आपको यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा सिंपली। तो इस गो लाइव पे आपको index.html पे ही आकर आपको गो लाइव करना है। तो इसको आप गो लाइव पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए ये लॉन्च कर देगा। थोड़ा वेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम ले लेता है ये। ओके, हमारे लॉन्च हो चुका है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने उस पर खोल लेता हूँ क्रोम में, क्योंकि यहाँ पर मेरा PDF खुला हुआ है, इसको PDF खुला रहने देते हैं। और यहाँ पर आकर के मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, टाइटल लिखी है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है वही टाइटल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। देखिए मास्टरिंग प्रीरिक्विजिट यहाँ पर मिल रहा है हमको, ये सिंपल। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर। अब हमारे पास है टाइटल हो गया, बॉडी हो गया। बॉडी में सारे जो कंटेंट होते हैं, बॉडी कंटेंट क्या होता है, बॉडी कंटेंट ये होता है कि जो इसके अंदर हम लिखेंगे ना वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारे इस बॉडी के अंदर शो होगा, सिंपली यही है। तो हम देखते हैं आगे क्या है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स और टैग्स होते हैं, जैसे कि हर एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक हेडिंग एलिमेंट। तो मैं बॉडी में हूँ, तो बॉडी में मैं सपोज मैं लिखता हूँ क्या लिख दूँ, सिंपली अगर मैं बॉडी में हमारे पास हेडिंग होता है, तो हेडिंग हमारे होते हैं 6 टाइप के। हमारे पास H1 होता है, ठीक है। हमारे पास होता है H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, H5 एंड H6, ठीक है। हमारे पास H6 तक होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर मैं कैसे ला रहा हूँ, मैंने शिफ्ट दबाया, ठीक है, सॉरी मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट की, और यहाँ पर सब पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये मल्टी कर्सर हो गया हमारे पास। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, मैंने Ctrl+S किया, सेव किया। अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास कैसे बना। सबसे पहले सबसे बड़ा होता है H1, तो ये H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है। फिर जैसे जैसे हम इसको H2 H3 H4 H5 H6 करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका बोल्डनेस और उसका जो हाइट है, वो साइज है, वो कम होता रहेगा। सिंपली ये हेडिंग टैग होता है हमारे पास। क्या हमारे पास H7 भी होता है, हम चेक कर लेते हैं। H7 होता ही नहीं हमारे पास, H7 नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं फिर भी अगर H7 बनाने की कोशिश करूँ, H7, और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, हे दिस इज H7, तो क्या होती है, मैं यहाँ पर आया तो ये सिंपल एक
टेक्स्ट की टाइप के आई है, ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट के टाइप का आया हुआ है, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है H1 टाइप का। अगर मैं इसको हटा दूँ ना, अगर मैं इसको हटा दूँ फिर भी ऐसा ही दिखेगा हमें। अगर मैं इसको हटा दूँ, Ctrl+S सेव किया, वापस मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर भी हमें वैसे ही मिलेगा। मतलब H7 कुछ नहीं होता हमारे पास, H1 से H6 तक ही होता है सिंपली। तो ये हो गई हमारी हेडिंग टैग्स। और भी हमारे पास होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि हमारे पास होते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है, पैराग्राफ जिसके अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ लॉरेम, लॉरेम लिखने में हमारे पास एक खूब लंबा सा एक टेक्स्ट आ जाता है। तो लॉरेम आ गया, तो इसमें हम सिंपल एक पैराग्राफ हमारे लिए प्रोवाइड कर देता है ये, जैसे एक पैराग्राफ हो। तो अगर कोई लंबा पैराग्राफ वगैरह लिखना हो तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। ओके ओके। और हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं एंकर टैग, ठीक है, हमारे पास होते हैं एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग होता है एक तरह से लिंक करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लिंक टू, सपोज मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लिंक टू माई वेबसाइट, ठीक है, और मैं सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है ना जिसको जो कि मैंने बनाया हुआ, देखिए यहाँ पर ये लिंक टैग आ गया इस टाइप का, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, तो भी यहीं पर है, तो मैंने किसी और पेज से लिंक नहीं किया। तो सपोज मैं अपना एक वेबसाइट है हमारे पास ये, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने ही बनाया वैसे, इसके ऊपर भी वीडियो है। तो अगर मैं चाहता हूँ, अगर जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा वो जो एक वेबसाइट है वो खुलना चाहिए। तो यहाँ पर आके HREF में मैं इसको ऐड कर दूँगा, इसको पाथ मैंने ऐड किया, यहाँ पर आया, तो बस मैं यहाँ पर आकर मैं क्लिक करता हूँ तो हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए ये जो मैंने वेबसाइट बनाया हुआ इस पे आ जाएंगे। तो एंकर टैग सिंपली यही करता है, क्या करता है एंकर टैग, कि एक टाइप से लिंक करता है दो पेज के बीच में या दो वेबसाइट के बीच में, ये लिंक करता है। तो एंकर टैग इसलिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं इसमें। और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि हम अगर हमको लिस्ट बनाना है, सपोज मैं ये अनऑर्डर लिस्ट होता है, मैं UL किया है, इसके अंदर मैं कई सारे लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे मैंने किया LI मैंने किया, दिस इज़ लिस्ट, मैंने Ctrl+D करके मैंने कई सारे लिस्ट बना दिए, Ctrl+S किया मैंने, तो मैं यहाँ पर आकर देखा तो एक तरह से हमारी लिस्ट आ गया। देखिए बुलेन आ रहा है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ रहा है, बुलेन कह रहा हूँ, तो हमारी एक लिस्ट बन के तैयार हो गई। तो ये हमारा सिंपल लिस्ट होता है, लिस्ट टैग होती है। अगर मैं यहाँ पर O कर दूँ, ठीक है, और मैं ऑर्डर लिस्ट कर दूँ, ये था अनऑर्डर्ड, मतलब इसका कुछ ऑर्डर नहीं है, ये इसलिए बुलेट पॉइंट में आ रहा था। अगर मैं अनऑर्डर्ड कर दूँ, मतलब O, सॉरी, अगर मैं ऑर्डर कर दूँ जैसे O, तो क्या होगा, तो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 4, इस टाइप का आ रहा है हमारे। देखिए 1 2 3 4, और करेंगे तो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो सिंपल ये लिस्ट प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, और उसके बाद और हम क्या 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 कर सकते हैं, इसमें हमारे पास इमेज टैग भी होता है। जैसे हम इमेज टैग भी होता है कि हम कुछ इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एक इमेज हम लगाते हैं, कोई हम लेकर आते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से लिखता हूँ मैं लॉरेम पिक्सम, ये हमें एक इमेज प्रोवाइड करेगा वेबसाइट। सिंपल हमें यहाँ पर मुझे एक लिंक मिल जाएगा जिसको कॉपी करके, सपोज मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर आया अपने क्रोम में और यहाँ पर आया, ये देखिए मुझे यहाँ पर अब इमेज शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम CSS और स्टाइल कर सकते हैं, और देखेंगे हम जब CSS पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक और काम है ना, देखिए अगर जैसे कि यहाँ पर एक होगा ऑल्ट का क्या मतलब है, ऑल्ट का मतलब क्या है कि अगर जो यहाँ पर जो इमेज है अगर वो फाउंड नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वो इमेज लोड नहीं हो रहा है आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, अगर वो लोड नहीं हो रहा तो आपको एक टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा, तो उसको लिखोगे। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ इमेज, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूँ ताकि ये कुछ इनवैलिड हो जाए। अब मैं अगर इसको चेक करूँ, ये देखिए, तो इमेज मतलब हमारा आ नहीं रहा है, तो हमें ये टेक्स्ट शो हो रहा है कि ये इमेज का टेक्स्ट हो रहा है। अगर ये इमेज प्रॉपर हो, फिर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो हमारे पास इमेज प्रॉपर इमेज शो हो रहा है। तो ये थी हमारा इमेज टैग, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ है, हम चेक कर लेते हैं अपने नोट्स में। हमारे पास इमेज हो गया, साथ ही साथ हमारे पास होता है डिव किस लिए होता है कि एक डिव हमारे हमको एक सिंपल एक कंटेनर प्रोवाइड करता है। हम काफ़ी सारे डिव बना करके, एक डिव मैंने बनाया, दूसरा डिव बनाया, तो एक टाइप की कंटेनर प्रोवाइड करता है। ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक हमें एक प्रोवाइड करता है। तो इसका एक अलग स्पेस होता है, इसका अलग स्पेस होता है। इस टाइप से हमें एक टाइप से हमें दो कंटेनर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज मैंने यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी है, सपोज एक कंटेनर मैंने यहाँ बना दिया, एक कंटेनर यहाँ बना दिया, तो उस हिसाब से थोड़ा हम स्टाइलिंग करने में ईजी हो जाता है, इसलिए हम डिव बनाते हैं, डिव का यूज़ करते हैं। और भी कुछ है इसके अंदर,
और स्पैन होता है, स्पैन सिंपल एक लाइन के लिए होता है सिंपली। अगर आपको और भी कुछ सीखना हो तो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको HTML टेक्स्ट लिखना हो तो इस पर क्लिक करोगे आप, तो आपके HTML एलिमेंट आके यहाँ हो जाएगा। आप यहाँ पर आके बाकी और भी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो मैंने ये नोट्स काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने बनाई है। तो ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन करो और फॉलो करो, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। अब हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स को सिंपली, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, इसको मैं यहीं पे देखता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमने भी लिखा डिव, ठीक है। डिव के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया आई डी इज इक्वल टू, ये हमारा एक एट्रीब्यूट हो ना। एट्रीब्यूट जो होता है उसको एक टाइप का, इसको कुछ प्रॉपर्टी देता है या इसको कुछ एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे टैग्स को। तो जैसे मैंने पहला यूज़ किया आईडी क्या होती है? आईडी एक, जैसे मैंने लिखा है कि आईडी एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट ऑन वेब पेज। तो क्या करता है, जो आईडी होती है ना वो यूनिक होती है, मतलब हर एक एलिमेंट का एक यूनिक आईडी होती है। तो अगर सपोज मैंने इसको आईडी दिया हेडर, तो मैं हेडर और किसी एलिमेंट को नहीं, और किसी टैग्स या एलिमेंट को मैं ये हेडर नाम की आईडी नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ सिंपली। तो अगर आप CSS यूज़ करते हो ना, तो आपको जब CSS आपको स्टाइल करते हो तो या फिर आप आईडी का यूज़ करते हो या क्लास का यूज़ करते हो या फिर सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम यूज़ करते हो, सॉरी टैग्स का नेम यूज़ करते हो। तो आईडी सिंपली यही होता है कि एक यूनिकली होता है। अगर मैं यहाँ पे कोड में हूँ अपने, और मैं आपको इसी दिखाता हूँ। अगर आपको बताना हो कि आईडी कैसे हो, सपोज मैं लिखता हूँ डिव और लिखता हूँ हैश, ठीक है। आईडी का सिंबल जो होता है वो हैश होता है और क्लास का होता है डॉट होता है। तो मैं लिखूँ हैश नेम लिख दिया मैंने और मैं एंटर किया, देखिए मेरे पास डिव बन गया जिसका आईडी नेम हुआ। अगर हम क्लास बनाते हैं, क्लास का देखते हैं अभी। अगर लिखता हूँ डिव, क्लास का होता है डॉट। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ नेम और मैं एंटर करता हूँ, देखिए डिव क्लास आ गया हमारे पास नेम। तो क्लास क्या होता है, हम सीधे यहाँ पे देखते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास सिंपली कई सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है। सपोज हमारे पास क्लास, जैसे इस पैराग्राफ पे भी क्लास इंपॉर्टेंट लग गया और इस पैराग्राफ पे भी क्लास इंपॉर्टेंट लग गया, तो क्लास हम तभी यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कई सारे पैराग्राफ हैं और हमको एक साथ सारे पैराग्राफ को हमको स्टाइल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबको सेम क्लास में दे दूंगा और मैं CSS में इसी क्लास से इसको रेंडर करूँगा और इस क्लास नेम से इसको करूँगा रेंडर और मैं कुछ स्टाइल करूँगा और सारे इस क्लास पे ये अप्लाई हो जाएगा। सिंपल ये होता है। और जैसे कि मैंने इमेज में देखा था सोर्स का, ठीक है, सोर्स भी एक टाइप का वही होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट के बारे में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हो, सिंपल मैंने बता के रखा हुआ है। तो सिंपल मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको अगर आपको कोई भी एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना है, मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर कैसे करोगे सिंपली। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर आपको कोई वेबसाइट अगर आपको बनाना है ना, तो आपको HTML बनाओगे कैसे? सिंपली मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ। मैं ये करता हूँ, ये आया हमारे पास। तो सपोज सबसे पहले हमने लिखा, हमारा टाइटल लिखा। सपोज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, सपोज मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ मैं बाई ब्लॉग, ठीक है। सपोज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, तो हमको बॉडी में इसको कैसे हमको स्ट्रक्चर करना होगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास हेडर। तो हमारे पास एक हेडर नाम का भी होता है, हेडर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको कैप्स लिखते हैं, हेडर लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हेडर में मैं सपोज एक H1 टैग लगा दिया, इसमें मैंने लिख दिया नेम, लिख दिया अपने ब्लॉग का। सपोज मैं लिख दिया माई ब्लॉग बना दिया। हेडर हो गया हमारे पास, ठीक है। हेडर होगा जो सबसे ऊपर दिखता है। उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल आता है। आर्टिकल के अंदर क्या होता है? जो हमारे ब्लॉग के सारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे ब्लॉग के जितने भी एलिमेंट्स हैं। सपोज मैंने H2 लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर मैं लिख दिया कि हमारा ब्लॉग का नाम है हाउ टू लर्न react.js, ओके। मैंने ये कर दिया और साथ ही साथ मैं एक पैराग्राफ लगा दिया। पैराग्राफ में मैंने लिख दिया फॉलो यादवेंद्र शुक्ला मास्टरिंग रिएक्ट कोर्स, ठीक है। इसको आप फॉलो करके आप रिएक्ट को मतलब मास्टर कर सकते हो। तो सिंपल ये हमारे पास हेडर हो गया, आर्टिकल हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक हम वो भी लगाते हैं। सपोज हम एसाइड करते हैं, ठीक है। एसाइड में क्या होता है? सिंपली अगर आपके पास, अगर आप ब्लॉग वेबसाइट देखो, आपके एक ब्लॉग होता है, आपके पास कंटेंट होता है और बाकी कुछ सजेशन ब्लॉग्स होते हैं जो कि साइड में दिखते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एसाइड में क्या कर दूँ, मैं एसाइड में सपोज मैं लिखता हूँ H3 रिलेटेड पोस्ट। इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट बना लेता हूँ। सपोज मैंने बनाया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर मैं कुछ लिस्ट बनाता हूँ। अगर मैं li into 2 करूँ ना, देखिए क्या होगा। अगर मैं लिखूँ li into 2 तो हमारे पास 2 लिस्ट बन के आ गया अपने आप ही।
सिंपली। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ पोस्ट, इसके अंदर मैं एंकर टैग लगा सकता हूँ। एंकर टैग लगा दिया, एंकर टैग के अंदर आप लिख दिया पोस्ट 1, ऐसे कुछ है नहीं पोस्ट 1, और यहाँ पे लिख दिया गो टू पोस्ट 1। सिंपली ये काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, पोस्ट 2 कर दिया मैंने, पोस्ट 2 गो टू पोस्ट 2। सिंपली ये हो गया। हमारे पास क्या हो गया, हेडर हो गया, आर्टिकल हो गया, साइट्स हो गए जहाँ पर ये सब होंगे, और एक होगा हमारे पास फुटर। अब हमारे पास आएगा फुटर। तो हम यहाँ पे फुटर में क्या लिख सकते हैं, हम फुटर में एक पैराग्राफ ऐड करेंगे कि कॉपीराइट वगैरह हम लगा सकते हैं। कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड लिखता हूँ एंड कॉपी, तो एक हमारे पास कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, एंड कॉपी। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2023 माई ब्लॉग। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर आके चेक करूँ तो हमारे पास सिंपल बन चुके हेडर है हमारे पास, ये हमारे पास आर्टिकल्स है, और ये हमारे पास एसाइड्स है। अभी इसको CSS नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए ऐसे एक हमारे पास सिंपल एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। तो यही मैं बता रहा था कि जो HTML होता है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ हमें कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है इसने। अब इसमें हम CSS अप्लाई करके या फिर हम जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करके और भी इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो अभी के लिए HTML के लिए इतना ही, ठीक है, HTML के लिए इतना ही। या फिर हम एक और चीज़ कर लेते हैं, इसमें फॉर्म पढ़ लेते हैं HTML में, ठीक है। फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फॉर्म मैंने छोड़ के रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें फॉर्म पढ़ते हैं। इसको हटाता हूँ मैं, सिंपल मैं फॉर्म पे आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं फॉर्म, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म। तो फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म जो होता है मैं बता दूँ कि फॉर्म ना एक टाइप का एक कंटेनर है। अ, मैं यहाँ पर लिखा हुआ, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्म है, वो फॉर्म जो होता है, फॉर्म जो एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर ऑल फॉर्म कंट्रोल्स लाइक इनपुट फील्ड बटन्स। इट स्पेसिफाइज हाउ द डेटा विद इन द फॉर्म शुड बी सेंड टू सर्वर व्हेन द यूजर सबमिट इट। तो सिंपली फॉर्म है ना एक टाइप का कंटेनर है जो सारे एलिमेंट को कवर करता है। सपोज इनपुट है हमारे पास, ठीक है, इनपुट कर रहा है कि हम क्या इनपुट में लेंगे। सपोज हमारे पास इनपुट में क्या क्या है, हमारे पास इनपुट है टाइप टेक्स्ट। ओके, इसके बारे में अभी देखते हैं, इनपुट के बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो फॉर्म में हमारा सिंपली ये करता है कि जब हम सबमिट करें, जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो क्या हो, तो फॉर्म हमारा किस टाइप से भेजेगा सर्वर पे, कैसे भेजेगा, वो सब हम फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्शन, ठीक है। तो एक्शन क्या करता है, द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL व्हेन द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू द यूजर सबमिट अ फॉर्म। तो ये क्या करता है, जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म, तो एक्शन के यहाँ पर जो URL लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक पेज का लिंक दिया गया है, तो जब यहाँ सबमिट करेंगे फॉर्म को तो इस पेज पे पहुँच जाएगा, ठीक है, सिंपली। पर ऐसा नहीं है, हमको क्या चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, अगर अपना एक कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं या फिर अपना एक लॉगिन या रजिस्टर पेज बनाते हैं, तो हमको सर्वर में भेजना होता है। तो हम यहाँ पे सर्वर का URL दे सकते हैं। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो उस URL में चला जाएगा। और मेथड है हमारे पास पोस्ट। तो मेथड हमारे पास कई सारे हो सकते हैं, जैसे पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है, गेट मतलब लेना, पोस्ट मतलब भेजना। तो फॉर्म में हम बेसिकली पोस्ट ही यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, हमारे पास है लेबल्स। लेबल्स क्या है, लेबल सिंपली एक लेबल देता है हमको कि जैसे कि इसको एक टाइप से इसको एक नेम प्रोवाइड करता है। लेबल का कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक नेम प्रोवाइड करता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको उसमें ही दिखा देता हूँ, अपने एडिटर में ही इसको करके, ताकि आपको एक पता चल जाए इनपुट में क्या मिलता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ एडिटर में, और यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट। सिंपली मैंने पेस्ट किया, मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ये देखिए हमारे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। ये जो नेम दिख रहा है ना यहाँ पे, नेम वही लेबल है। अगर मैं जो नेम है यही लेबल है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैं लेबल को जो मैंने फॉर लिखा है ना, फॉर नेम, यहाँ पर मैंने ID और नेम दिया गया है, ठीक है। इस वजह से ये फॉर पे क्लिक करने पे हमें अपने आप ID को आइडेंटिफाई करके हमको यहाँ पर दिखा जा रहा है, ठीक है। और सारे सर हमारे पास इनपुट फील्ड है। इनपुट क्या है, यहाँ पर हमारे पास टाइप टेक्स्ट है कि हम टेक्स्ट को ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर हम कोई भी किसी भी टाइप का हम टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप ईमेल है, तो हमको यहाँ पर ईमेल को ही इनपुट करना होगा। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मुझको ईमेल ही इनपुट करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखिए ईमेल का मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है। और यहाँ पर है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है, टेक्स्ट एरिया हमें काफ़ी बड़ा सा एक इनपुट प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट एरिया। तो जिसका मैं रो और कॉलम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया है सबमिट नाम का। सिंपली अगर मैं अभी सबमिट पे क्लिक करूँ ना, तो देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड जब होता है तो उसका मतलब क्या है कि हमको ये भरना ही भरना होता है। अगर इसको मैं हटा दूँ तो उसके बिना भी ये सबमिट हो जाएगा, पर अगर मैं रिक्वायर्ड लगा दूँ ना तो इसके बिना नहीं होगा। तो यहाँ पर सपोज स्लैश कॉन्टेक्ट नाम का है ना, तो मैं एक वो बनाता हूँ, एक मैं नया HTML पेज बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ कुछ बॉयलर प्लेट लिखता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ आ गए भाई। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका रिक्वायर्ड हटा देता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर्ड हटा देता हूँ मैं, ताकि मैं सिंपली सबमिट करूँ, ताकि वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो ये मैंने रिक्वायर्ड को हटा दिया। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मैं सबमिट किया तो मैं उस पेज पे पहुँच जाऊँगा। सबमिट किया तो स्लैश कॉन्टैक्ट पेज बता रहा है कि नहीं है। क्या मैं यहाँ डॉट HTML लगाऊँ? अगर यहाँ पर आऊँ मैं, ओके, कुछ यहाँ पर नेम में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चेक करते हैं, चेक। ओके, यहाँ पर एक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको क्यों दिक्कत हो रही है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे जो मेथड लिखा हुआ है ना, वो लिखा हमने पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड किस लिए होता है? पोस्ट मेथड होता है कोई HTTP रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, एक पोस्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर गेट लिखता हूँ, ठीक है, गेट होता है कुछ हमारे इसी के लिए। तो अगर मैं अब गेट लिख के यहाँ पे आऊँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सबमिट, तो ये देखिए हम अपने HTML पेज पे आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आगे भाई, सिंपली हमारे पास ये आ गया। ओके, तो हमारे पास ये है, सिंपली हम यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया। और भी चीज़ें देखते हैं हम। तो इसके बारे में आप आखिर एक बार पढ़ लेना, हर चीज़ के बारे में। आप मैंने यहाँ पे लिख के दिया है यहाँ पे। और HTML इन रिएक्ट में, जो अगर आप HTML को अगर आप रिएक्ट में यूज़ करते हो तो आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो जैसे मैंने क्लास यूज़ किया, तो क्लास की जगह आप यूज़ करोगे क्लास नेम। ठीक है, ये मैं आपको रिएक्ट में और अच्छी तरीके से बताऊंगा। ये JSX होता है। JSX क्या होता है भी, आप JSX पे ध्यान मत दो अगर आपको रिएक्ट नहीं आता, मैं बताऊँगा बाद में जब रिएक्ट पढ़ेंगे। तो क्लास नेम हम यूज़ करते हैं क्लास की जगह। क्लास क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ये क्लास जो होता है वो एक डिफाइंड, यू कैन यूज़ क्लास एट्रीब्यूट टू डिफाइन CSS इन क्लासेस। इन JSX यू यूज़ क्लास नेम बिकॉज क्लास इज रिजर्व कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड होता है क्लास, इस वजह से हम यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इमेज यूज़ करते होगे ना, तो देखते होगे आप सिंपली यहाँ पर मैं इमेज टैग दिखाऊँ आपको। तो देखिए यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। पर अगर आप रिएक्ट में यूज़ करोगे, रिएक्ट JS में यूज़ करोगे या JSX में यूज़ करोगे, तो आपको यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमेशा लगता है। ठीक है, और करली ब्रेसेस से होता है कि हम HTML के अंदर अगर हमको कुछ लॉजिक लिखना है, वो हम देखेंगे बाद में, इस पर ध्यान मत दो अभी। तो अभी हमारा हो गया है HTML कंप्लीट, भी मैंने बताया है। आपको और पढ़ना है तो जाके आप पढ़ सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मैं हर उसकी वजह से मैं सबके बाद आपको लिंक प्रोवाइड किया ही हूँ। तो अब जैसे मैं सबके बाद आपको लिंक प्रोवाइड किया हूँ, तो जाके आप और HTML के बारे में पढ़ सकते हो। पर इतना इनफ है, इतना नॉलेज इनफ है। ठीक है, अब हम आते हैं CSS पे। तो हम जानते हैं CSS का यूज़ क्या होता है। CSS का यूज़ होता है हमारे HTML का जो भी हमारा हमने जो जितना भी स्ट्रक्चर बनाया था उसको स्टाइल करने में यूज़ होता है। तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका सिंपल फुल फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं अपने कोड में आकर के कि हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं contact.html इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें डिलीट करता हूँ। और index.html को भी मैं हटाता हूँ, एक सिंपल बॉयलर प्लेट लगाता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा मैं स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, डॉट CSS आ रहा है हमारे पास। तो देखो, हम CSS लिख सकते हैं 3 तरीके से। सबसे पहले क्या होता है? इनलाइन CSS। अगर मैंने यहाँ पर कुछ बनाया H1, ठीक है, मैं इसके अंदर भी यहाँ पर मैं स्टाइल लिख करके इसके अंदर मैं CSS लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर विथ कुछ कर सकता हूँ, सपोज 50 पिक्सल 40 पिक्सल, ऐसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, कि एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम सपोज यहाँ हेड के अंदर ही एक स्टाइल लिख करके इसके अंदर हम लिख सकते हैं। आप सपोज हम विथ दे सकते हैं, ये सब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम CSS लिख सकते हैं इस टाइप का, जो कि हो गया एक CSS। और एक हो सकता है, एक CSS है जो कि होता है एक्सटर्नल CSS, जो हम यूज़ करेंगे इसमें। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि मैंने एक CSS का एक अलग ही फाइल बना लिया। अब इसको यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे, इसको लिंक कर देंगे हम CSS। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिंक CSS, तो यहाँ पर आ जाएगा CSS। अब style.css पहले से ही आ रहा है हमारे पास, तो मतलब ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताते हैं कि हम CSS को रेंडर कैसे करते हैं।
CSS सेलेक्टर्स की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर आएँ तो अगर हम देखें यहाँ पर कि हम CSS को कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम एलिमेंट सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, ID सेलेक्टर, सूडो सेलेक्टर, ये सब हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हर एक चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर HTML के टैग्स बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया H1। सपोज मैं H1 बनाता हूँ, ठीक है। H1 देखता हूँ, दिस इज क्या क्या होता है, दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर, दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, और मैं एक और बनाता हूँ H2 बनाता हूँ, जिसका मैं देता हूँ ID, ठीक है। जिसका मैं कुछ ID दूंगा, हैशटैग बनाऊंगा, हैशटैग क्या दे दूँ, इसका नाम सिंपली मैं दे देता हूँ क्या, कुछ भी दिया देखो क्या, उसको मैं लिखता हूँ दिस इज ID सेलेक्टर, ठीक है। और मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ बनाता हूँ। इस पैराग्राफ का मैं क्लास देता हूँ, क्लास क्या दे दूँ इसका, कुछ भी क्लास देता हूँ मैं इसको, कुछ इसके लिखता हूँ मैं दिस इज क्लास सेलेक्टर, ठीक है। और एक मैं बनाता हूँ बटन को मैं कुछ क्लास देता हूँ, सिंपली कुछ क्लास देता हूँ बटन का, BTN दे देता हूँ। चलो BTN दे दिया मैंने। BTN को देता हूँ दिस इज बटन, ठीक है। अब इसका ही यूज़ करके ना हम अब CSS को हम पढ़ेंगे, हम CSS कैसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सबसे पहले देखते हैं कि हम CSS को, अगर हमको इसको स्टाइल करना हो, ठीक है, तो इसके पास हमारे पास कोई क्लास नहीं है, तो हम सिंपल इसके टैग नेम का यूज़ करके हम इसको दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा H1, सिंपली H1 लिखा मैंने, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और मैं इसको दे देता हूँ कलर मैंने दे दिया इसको रेड, ठीक है। इसको मैंने कलर दे दिया रेड। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर ये देखिए इसका कलर जो हो गया रेड हो गया। पर अगर मैं H1 का लिख के करता हूँ, ठीक है, H1 लिख के करता हूँ, तो इसके अंदर जितने H1 होंगे, सपोज अगर मैं इसको भी H1 कर देता हूँ, H2 से अगर मैंने H1 कर दिया तो इसका भी कलर रेड हो जाएगा। दिखाता हूँ, इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। इसीलिए हम ID और क्लास नेम का यूज़ करते हैं कि सारे जो भी H1 टैग है सबका ना चेंज हो जाए, किसी का ही हो केवल चेंज। तो मैं अब ID का यूज़ करता हूँ। इसको अगर मैं कलर इसका चेंज करना चाहूँ, ID का इसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा हैशटैग, जैसे ID के लिए मुझे पता है हैशटैग यूज होता है, तो हैशटैग क्या। अब इसका मैं कुछ क्लास नेम देता हूँ, सपोज इसका मैं कलर देता हूँ मैं ब्लू। अगर मैं यहाँ पर आया, इसका कलर हो गया ब्लू। और क्लास को अगर हमें रेंडर करना है क्लास को, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट, और उसका क्या नाम दिया था हमने क्लास में, डॉट कुछ लिखूँगा मैं कुछ, ठीक है। और सपोज इसके कलर को भी मैं देता हूँ, कलर में दे देता हूँ, सपोज मैं कुछ लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं रेड। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, चेक करूँगा, ये देखिए हमें बैकग्राउंड कलर मिल गया रेड, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए पूरा ये जगह पूरा ले लिया इसने। फिर आता है हमारे पास बटन, तो बटन को मैं कुछ देता हूँ। बटन का हमारा क्या क्लास नेम क्या है, बटन का .btn क्लास ही है, तो .btn यूज़ करेंगे हम, .btn। तो सिंपली करली ब्रेसेस ओपन करूँगा, ओके। तो इसके टेक्स्ट को कलर देना, तो हम सिंपल लिखेंगे कलर, और मैं देता हूँ कलर इसके ब्लू, तो हमारा ये ब्लू कलर का हो गया होगा, कलर इसका ब्लू हो गया। अब हम ना इसी के साथ इसी बटन के अंदर ही हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कुछ CSS बॉक्स मॉडल जो होता है। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है ना, सबसे पहले आता है हमारे पास कंटेंट, इसके बारे में अभी हम देखेंगे उसको प्रैक्टिकल में। फिर होता है हमारे पास पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो हम हर एक चीज़ को देखते हैं इसमें क्या होता है, कंटेंट क्या है इसके अंदर। मैं इसको एक सेकेंड करता हूँ, साइड में खोलता हूँ, इसको खोल लेता हूँ मैं साइड में, ठीक है। कंटेंट क्या है हमारे अंदर, कंटेंट हमारे पास ये है जो हमारे पास लिखा है ना, दिस बटन नहीं, दिस बटन, दिस इज बटन चेंज हो गया। तो कंटेंट क्या है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास होता है सिंपल, सबसे पहले कंटेंट, तो ये होता है हमारे पास कंटेंट, ये हो गया हमारा कंटेंट। फिर अगर हम यहाँ पर पैडिंग लगाएं, पैडिंग क्या होती है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंपली पैडिंग होती है मतलब इस कंटेंट और ऊपर का जो बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है ना, वो पैडिंग की होती है। सपोज मैं दे रही हूँ 40 पिक्सल, मैंने दे दिया 40 पिक्सल, तो 40 पिक्सल मुझको चारों जगह से मिल गई, ठीक है। अगर आपको केवल एक जगह से देना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं दिया यहाँ पर 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, तो 20 पिक्सल कहाँ से मिल जाएगी, 20 पिक्सल मुझको मिल जाएगी ऊपर से और नीचे से, ठीक है। टॉप से और बॉटम से मुझे मिल गई 40 पिक्सल, और साइड से 20 पिक्सल, साइड से 40। मैं और भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने 10 पिक्सल। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अगर मैं केवल एक लिखता हूँ ना, तो चारों जगह से हमको मिल जाती है 40 पिक्सल।
सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा एक कंटेंट हो गया। कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है हम पैडिंग से डिफाइन कर सकते हैं। तो पैडिंग हो गया हमारे पास, और देखते हैं पैडिंग है उसके बाद क्या है, बॉर्डर है। तो हम इस बॉर्डर जो है ना उसको भी हम मोटा बड़ा चौड़ा कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉर्डर। सपोज मैं बॉर्डर देता हूँ, इसका मैं विड्थ देता हूँ 2 पिक्सल, और सॉलिड कर देते हैं इसको, और कलर देते हैं रेड। अब देखिए तो क्या हो गया, ये 2 पिक्सल हो गया यहाँ पर। और सॉलिड मतलब एकदम ही सॉलिड। अगर मैं यहाँ पर डॉटेड करूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉटेड, तो अब डॉटेड में आ गया। इस टाइप का ये होता है। तो मैंने सॉलिड किया है। अगर मैं इसको देख लूँ 12 पिक्सल, तो ये और मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मार्जिन क्या होती है, मार्जिन क्या होती है कि इस बॉर्डर और इसके ऊपर या अगल बगल के सारे कंटेंट, ठीक है, सारे कंटेंट के बीच का डिस्टेंस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्जिन। तो मार्जिन मैंने सपोज दे दिया मैंने 30 पिक्सल। अब देखिएगा 30 पिक्सल ये चारों तरफ से इसने कुछ मार्जिन दे दिया हमको। मैं देता हूँ यहाँ पे 130 पिक्सल। तब ये चारों तरफ से हमें मार्जिन दे दिया। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ ना, राइट क्लिक करके अगर आप यहाँ पर आओ इंस्पेक्ट में, तो इंस्पेक्ट में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक डेव टूल खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जितना भी HTML के एलिमेंट है वो दिख जाएंगे, और आप सब पे क्लिक करोगे। सपोज इसके अंदर मैं आऊँ, यहाँ पर S1 पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझको S1 पे जो भी मैंने CSS लिखा है यहाँ पर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अगर मैं यहाँ पर आके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मुझको बॉक्स दिख जाएगा। सपोज यहाँ पर ये है हमारा टेक्स्ट, देखिए बीच में क्या है, बीच में हमारा कंटेंट है, और मैंने पैडिंग क्या दी हुई है, पैडिंग दी है मैंने 40 पिक्सल। तो यहाँ पे 40 पिक्सल दिख रहा है, 40 40 40 40, हर जगह 40 दिख रहा है। फिर मैंने बॉर्डर दिया है 12 का, तो 12 12 12 चारों तरफ का 12 का फैल गया है, ठीक है। फिर मैंने मार्जिन दिया है 130 का, तो ये मार्जिन दिखा रहा है कितना फैला हुआ है, देखिए। तो ये सिंपल बॉक्स मॉडल यही होता है। ओके, तो इतना हो गया हमारे पास। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आकर के CSS प्रॉपर्टीज और भी चीज़ें होती हैं। कलर होता है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, जो फ़ॉन्ट साइज है उसको चेंज कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग बॉर्डर हमने देख ही लिया, ठीक है। अब देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स को हम यहीं पे समझ लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्प्ले करके उसको फ्लेक्स कर सकते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने में क्या होता है कि अगर मैंने कर दिया किसी कंटेनर, किसी क्लास को या डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स, तो एक टाइप पे वो फ्लेक्स बॉक्स बन गया है। तो अगर एक बार वो फ्लेक्स बॉक्स बन गया, तो इसको हम एक टाइप से हम स्टाइल काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा हुआ है, तो हमारा जो कंटेंट है सारा सेंटर में आ जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जो सारे आइटम से अलाइन हो जाएंगे सेंटर में। तो इसका हम यूज़ करते हैं, सिंपली हम वो कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको अगर हम वो करते हैं, मेरे वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में क्या बोलते हैं, हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस। जब इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं ना, तो हमें फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड हमारा एक कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे बस कॉलम बना दिया, एक कॉलम बना गया ये, और एक कॉलम बन गया ये, इस टाइप का कॉलम बनाता है। उसके अंदर अपने एलिमेंट को फिट कर सकते हैं, सिंपल ये है। इसके बारे में और देखेंगे जब हम रिएक्ट कोर्स को आगे बढ़ेंगे। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो इसके बारे में और अच्छी तरीके से चीज़ को बताऊँगा। और उससे पहले मैंने एक और सेलेक्टर नहीं बताया आपको। सेलेक्टर एक और है, तो होता है जो कि होता है सूडो सेलेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ .btn पे मैंने अगर मैं 2 कॉलम लगाऊँ, मैं लिख दूँ हावर, ठीक है। मैं कर दिया हावर। हावर से क्या होगा कि और मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँ, जब मैं क्लिक करूँ नहीं, जब मैं इस पर आऊँ तो क्या हो, ठीक है। जब मैं इस पर हावर करूँ उसके बाद क्या स्टाइल हो वो यहाँ पर है। सपोज मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर को मैंने दे दिया ग्रीन, ग्रीन येलो, ठीक है। मैंने सेव किया। अब मैं इस पर आ रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा चेक करते हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, एक सिंगल रहेगा। तो अब देखिए, अब मैं इस पर आऊँगा, देखिए जैसे मैं और कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से और भी कई सारे सूडो सेलेक्टर्स होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। कुछ और होते हैं जैसे आफ्टर हो गया, क्यू हो गया, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हर चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। जैसे कि मैंने बोला कि CSS बहुत ही लंबी टॉपिक है, तो ऐसे एक वीडियो में आप मास्टर तो नहीं कर सकते इसको, पर और यहाँ पर हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन कैसे लगता है, की फ्रेम का यूज़ करके हम की फ्रेम लगा रहे हैं। सपोज हमारे पास बटन है, इस बटन पे मैंने लिखा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, और बटन होवर करने पे ये हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया, ट्रांजिशन में लगाया कुछ ईज इन आउट, ठीक है, ईज इन आउट किया मैंने। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जब भी 0% होगा, ठीक है, 0% मतलब जब कुछ नहीं है, तो हमारा ट्रांसलेट करे। ट्रांसलेट क्या होता है, ट्रांसलेट सिंपल ये होता है कि हमारा पोजीशन चेंज हो। अगर कुछ भी ना हो तो इसका जो ट्रांसलेट है वो मतलब -100% हो, मतलब दिखे ही ना। अगर जब 100% हो तो दिख जाए। तो सिंपल एक एनिमेशन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हो यहाँ पर आकर के। तो सिंपली मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो अपने कोर्स में ना, हम एक CSS हम नहीं यूज़ करेंगे। मतलब हम
CSS स्क्रैच नहीं लिखेंगे, हम यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप या हम यूज़ करेंगे टेलविंड, ठीक है, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमको ये सिंपली हमको बूटस्ट्रैप इसका क्लास नेम यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सिंपली हम इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम रिएक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो जब हम रिएक्ट को पढ़ेंगे तो हम बूटस्ट्रैप और टेलविंड के बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपको टेलविंड बूटस्ट्रैप नहीं आता बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, आप रिएक्ट कोर्स मेरा फॉलो करो, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा HTML CSS जो कि इम्पॉर्टेंट था, बिल्कुल था, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना जावास्क्रिप्ट था। तो अब जावास्क्रिप्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, जावास्क्रिप्ट पे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा। अभी तक तो मैंने HTML CSS को मैंने ऐसे ही निपटा दिया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इसको आप आगे चल के भी वैसे भी आप पढ़ सकते हो इसको सिंपली, ठीक है। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा आपको रिएक्ट में आपको समझ में आता रहेगा सब कुछ। पर जावास्क्रिप्ट का आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही आनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट को पढ़ना। मैं आता हूँ अपने एडिटर में सिंपली, और मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ index.html, सॉरी JS। तो मैंने JS बना दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया अगर अपने HTML में, तो अगर मुझको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है ना, तो सिंपली मैं दो टाइप का यूज़ करता हूँ सब, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं अपना JS लिख सकता हूँ। सब मैं लिखता हूँ console.log। console.log क्या करता है, सिंपली हमारा एक टाइप से हम प्रिंट करता है, लॉग करता है हमारा। लिखता हूँ मैं हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँ अगर अपने इसमें इस काम करता हूँ, मैं इसको मैं साइड बाई साइड खोल के रखता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको मैं खोल लेता हूँ साइड बाई साइड। ओके, अगर मैं यहाँ पर करूँ राइट क्लिक, यहाँ पे मैं आया इंस्पेक्ट के अंदर, और इंस्पेक्ट में मैं आऊँगा यहाँ पर मुझे आना है कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख गया हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, तो हमको यहाँ पर आ गया। एक सेकंड, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको आप ध्यान मत दो, अभी इसको बाद में लिखेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, तो ये इस टाइप का हो सकता है एक, और या फिर एक और काम कर सकते हैं इसको हम एक अलग फाइल में ही लगा सकते हैं। जैसे मैं कि मैंने अभी index.html यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट src, ये src किया, तो यहाँ पर मैं src लिख सकता हूँ index.js। अभी लिंक हो चुका है हमारा। अगर मैं यहाँ पर आया index.js में, और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ, क्या लिख दूँ, समझ, यहाँ पे लिखता हूँ, वही लिखता हूँ console.log हेलो हेलो, सेव किया, यहाँ पर आ गया मेरे पास हेलो, सिंपली यहाँ पर मेरे पास हेलो आ गया। तो ये हमारे एक तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, और हमारे नोट्स में भी सबसे पहले यही है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो हमारे पास कुछ टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वार, तो वार बता दो सबसे, वार, लेट और कॉन्स्ट, ये तीन टाइप के हमारे पास होते हैं, ये डेटा टाइप्स या वेरिएबल जो भी बोल लो। पर इसके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे, अभी देखेंगे थोड़ा कुछ देर में। सबसे पहले हम देख लें हमारे पास डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, लिखा सपोज लेट एज लिखा मैंने इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नंबर, ये हो गया हमारे पास नंबर टाइप का, तो ये हमारे पास एक हो गया नंबर। फिर अगर मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने इस बार वार यूज़ कर लिया, वार लिखा मैंने नेम मैंने ले लिया, सपोज ले लिया मैंने यादवेंद्र। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग, वार हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब हमारे पास होता है एक बूलियन भी। तो बूलियन सपोज मैं लिखा कॉन्स्ट ले लेता हूँ, मैं कॉन्स्ट लिया मैंने, सपोज लिखा मैंने पर्सन, या लिख दिया मैंने इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बूलियन सिंपली। और फिर क्या होता है हमारे पास, होता है हमारे पास एक नल भी होता है। सपोज मैंने लिखा है कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू नल, तो नल भी एक टाइप का हमारे पास डेटा टाइप है। और एक होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है कि अगर हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसको हमने इनिशलाइज कर दिया। सपोज मैंने लिखा पर्सन दो बार नहीं हो सकता, पर्सन 1, और इसको मैंने इनिशलाइज नहीं किया, इसको मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया, या फिर मैंने केवल लेट पर्सन 1 लिख के छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारे लिए एक हो गया अनडिफाइंड, ये हो गया हमारे पास अनडिफाइंड। ओके, हमारे पास हो गया ये अनडिफाइंड।
और हमारे पास होता है एरे भी होता है। सपोज मैंने लिखा लेट कलर, तो कलर ही हमारा कई सारा हमारा एलिमेंट को स्टोर करेगा। सपोज हमारे पास होगा रेड। एरे आपको पता ही होगा, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा। एरे होता है जो क्या होता है, कई सारे एलिमेंट को स्टोर करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, रेड, ब्लू, कुछ भी दे सकते हो, एरे के एलिमेंट हैं। और इसका एक खास बात ये है ना कि अगर आप सपोज आप लेट लिखे हो तो ऐसा कुछ नहीं हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू भी दे सकता हूँ। मैं सपोज मैं 1 भी दे सकता हूँ, ट्रू भी दे सकता हूँ, कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपली, ठीक है। और एक और काम करता हूँ मैं, एक बार लॉक करता हूँ सबको। तो सपोज मैं कंसोल डॉट लॉक किया एज को, कंट्रोल डी। एज के बाद मैंने किया नेम को, नेम के बाद मैंने किया एज स्टूडेंट। और क्या किया मैंने, और करता हूँ मैं पर्सन को, ठीक है। और मैंने पर्सन 1 को भी करता हूँ। पर्सन 1 को करता हूँ और कलर को करता हूँ। कलर का मैं सिर्फ कलर करूँगा सब आ जाएगा। मैंने सेव किया। अभी देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आया, नंबर आया 23, नंबर आ गया। फिर नेम आ गया, नेम। फिर ये आ गया कि ट्रू है। फिर दिखा रहा अभी पर्सन 1 है ना, वो मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया इसको, तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, कि डिफाइंड नहीं है। फिर आ गया हमारे पास एरे, एरे के सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। ये सिंपली 0 पे क्या है, रेड है, 1 पे क्या है, ब्लू है, 2 पे क्या है, 1, 3 पे क्या है, ट्रू, ठीक है। और लेंथ भी इसको बता रही है कि लेंथ क्या है, तो डॉट लेंथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ये है हमारे पास। ओके, अब हम देखते हैं जो हमने लेट वॉर कॉन्स्ट दिया है उसके अंदर कुछ डिफरेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंस हम देखते हैं इसको थोड़ा, और मैं ठीक है, इतना सही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और मैं लेट वॉर कॉन्स्ट में मैं डिफरेंस देखता हूँ। लेट वॉर कॉन्स्ट डिफरेंस, ठीक है। सबसे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना कि हम यूज़ क्या करेंगे। हम 99% हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट। क्यों यूज़ करते हैं बताऊँगा भी। उसके बाद बाकी 1% हम यूज़ करते हैं लेट। और हम वॉर को कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो वॉर को हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं पता है, कि वॉर जो होता है एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इसका जो स्कोप होता है ना ग्लोबल होता है। तो ग्लोबल स्कोप का मेरा मतलब क्या है, सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया। देखिए यहाँ पे मेरा वो भी आ गया, यहाँ पर लिख के भी आ गया कि वॉर इज इक्वल टू 10 ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनी वेयर इन द कोड। कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है ये कोड को। तो सपोज मैंने ये लिखा, सपोज मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे मैं लिखा ए, मैंने सेव किया, तो हमारे पास ए सिंपली यहाँ प्रिंट हो गया, जो कि होना भी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। पर अगर मैंने बनाया इफ़, मैंने एक इफ़ इस लिखा ट्रू, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से मैं इसको अगर यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो क्या होगा, जो मैंने वेरिएबल है वो मैंने इस ब्लॉक के अंदर बनाया ना, इस ब्लॉक के अंदर बनाया, तो इस ब्लॉक के बाहर नहीं आना चाहिए। तो अभी तो मैं इसके अंदर में प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर में प्रिंट करा रहा हूँ और एक बार मैं इसके बाहर प्रिंट कराता हूँ, कंट्रोल सी करके इसके मैं बाहर प्रिंट कराता हूँ, तो इसको मैं अंदर प्रिंट कराया तभी प्रिंट हुआ, और बाहर प्रिंट कराया तभी प्रिंट किया हुआ। तो क्या हुआ, जब भी मैंने ये वॉर को डिफाइन किया तो वॉर जो है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर सोर्स में आऊँ, ठीक है, मैं सोर्स पे आऊँ, एक काम करता हूँ, उसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, एप्लीकेशन में नहीं, सोर्स में। और मैं यहाँ पर वो लिखता हूँ एक लगा दूँ बॉलर प्लेट, और मैं इसको सेव किया। तब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आया तो ये देखिए हमारे पास स्कोप्स आ रहे हैं, ठीक है। स्कोप्स आ रहा है, अगर मैं ग्लोबल स्कोप पे आऊँ तो ग्लोबल स्कोप पे जो मेरा ए है, ठीक है, ए है वो मेरा ग्लोबल स्कोप पे आ गया है, ठीक है। वो भी ये अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, वो आगे हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट होता है, एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है, जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँ, वो एडवांस टॉपिक है। तो वापस से अगर मैं इसको और आगे बढ़ूँगा तो इसमें वैल्यू मिल जाएगी हमको। चलो ये वैल्यू बाहर आ गई। तो सिंपल यही है कि जो ए है हमें एक ग्लोबल स्कोप पे मिल गया। लेकिन अगर मैं लेट बनाता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ लेट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट, इसको चलो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट, लेट बी इज इक्वल टू 20। इसको भी मैं इफ़ के अंदर लिखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लगाया एक इफ़ ट्रू, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको डाल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग किया मैंने बी को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँ, अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लेट भी है।
तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास स्कोप है, स्कोप पे आता हूँ, हमारे पास ग्लोबल स्कोप है, और एक सेकंड अभी आया नहीं है हमारे पास। सपोज मैं इसको रन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पर लगाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर मैंने इसको डीबगर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया, हमारे एक ब्लॉक स्कोप आ गया हमारे पास, जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हम कोड रन हुआ तो हमारे पास एक ब्लॉक स्कोप आ गया। तो जो कि बी है, बी क्या है, हमारा लेट है। तो हम जो लेट्स बनाए ना, एक ब्लॉक स्कोप आ गया, ग्लोबल स्कोप नहीं। ग्लोबल स्कोप अगर होता तो मैं अपने कोड में कहीं से भी इसको एक्सेस कर लेता, क्योंकि ग्लोबल स्कोप है। पर ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसके अंदर इसको एक्सेस करते हैं, मैं कंसोल डॉट लॉग पे आता हूँ, इसको मैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आया तो यहाँ पर मैं 20 प्रिंट हो रहा है, जो 10 है तो प्रिंट हो ही रहा है इसके लिए। पर मैं इसको भी हटा देता हूँ 1 सेकेंड। तो अब देखिए, इसमें आता हूँ मैं, आप भैया आप मत करो, अब मत हो डीबग, ठीक है। मैं सोर्स से हटा ही देता हूँ इसको, हट जाओ आप, और आपका काम हो गया ख़त्म, सिंपल। तो हमारा ये लॉग हो रहा है यहाँ पे। पर अगर इसको मैं बाहर करता हूँ लॉग, इसको मैं बाहर करता हूँ, बाहर किया अगर लॉग, तब ये देखिए सबसे पहले मेरा इसके अंदर का प्रिंट हुआ, फिर बाहर क्या आ रहा है, बाहर हमारे पास आ रहा है रेफरेंस एरर कि बी इज नॉट डिफाइंड। रेफरेंस एरर क्यों आ रहा है, कि ये रेफर नहीं कर पा रहा है, बी कहीं को रेफर नहीं कर पा रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कि बी है कहाँ पे, क्योंकि बी जो है एक ब्लॉक स्कोप है, जो इस ब्लॉक के अंदर ही बना, इस ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इस ब्लॉक के बाहर इसकी कोई दुनिया नहीं है, इस ब्लॉक के बाहर इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक गली का कुत्ता है, इस गली के बाहर इसकी कोई औकात नहीं है। पर गले के कुत्ते बहुत काम की चीज़ होते हैं। अगर हम वॉर यूज़ करते हैं, अब मैं बताऊं कि हम वॉर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। वॉर अगर हम यूज़ करें, सपोज हम बहुत ही बड़ा एक एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, बहुत ही बड़ा, तो अगर उसमें हम वॉर यूज़ करते हैं, ठीक है, हम वॉर किसी ब्लॉक के अंदर हमने वॉर यूज़ कर दिया, तो अगर हम आज सेम नेम का सेम जगह अगर हम कहीं किसी और चीज़ को हम बनाएं, सपोज हम एक बार मैंने बना दिया वॉर बी, तो वॉर बी को मैंने दोबारा बना दिया तो वो दोबारा डिफाइन हो जाएगा, तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पहले बना हुआ है, तो वही वाला वॉर वहाँ पर यूज़ होगा। पर ये क्या होगा, अगर ब्लॉक स्पेस में क्या होगा, सपोज मैंने लेट यहाँ पे बी किया और कहीं और किसी और ब्लॉक में जाके मैं लेट बी करता हूँ, तो वो जो बी है, ये जो बी है वो इस ब्लॉक के लिए है, और वो बी जो होगा वो उस ब्लॉक के लिए होगा। सिंपली इसलिए हम वॉर को नहीं यूज़ करते हैं। और हम कॉन्स्ट को क्यों यूज़ करते हैं कि कॉन्स्ट की जो वैल्यू है वो हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। कॉन्स्ट भी जो होता है हमारा ब्लॉक स्कोप ही होता है। सपोज मैंने कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप होता है, मैं लिखा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू यादवेंद्र, ठीक है, ये एक ब्लॉक स्कोप होता है। लेकिन अगर इसका नाम हम चेंज करना चाहें, सपोज मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू पी, तो ये मैं नहीं कर सकता, एरर आएगा, अनकॉट टाइप एरर आ रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हैं। पर अगर मैं लिखता हूँ लेट लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लेट लिखा, अब मैं इसके नेम को चेंज कर सकता हूँ, इसको सिंपल। अब देखो नहीं आ रहा, मैं कांस्टेंट डॉट लॉक करूँ अगर, ठीक है चलो, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और मैं करूँ नेम, मैंने प्रिंट किया, देखिए पीपी आ रहा है मेरे पास ये नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ अब करूँ तो यार ये आ रहा है, यारविंद्र आ रहा है, सिंपल। आपको ये दिख रहा है ना, सपोज आप दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो अभी तक तो सॉरी, ओके। तो सिंपल यही है। तो ये हो गया हमारे लिए, इतना सब हो गया। अब देखते हैं अपना नोट्स को, क्या चीज़ हमने छोड़ा, क्या चीज़ें की हैं और चीज़ें हमें देखनी होगी। तो मैंने बता दिया नंबर स्ट्रिंग, ये सब बता दिया मैंने, डिफरेंस बता दिया मैंने वॉर का, आके पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखते हैं इफ एल्स को, ठीक है। इफ एल्स मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इफ एल्स को, इफ एल्स यहीं बता देता हूँ। इफ एल्स क्या होता है कि हम एक कंडीशन लिखें इफ़, ठीक है, मैंने एक लेट ग्रेड 85 कर दिया, तो हमारा कंट्रोल फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, इसने ग्रेड को 85 असाइन कर दिया, फिर आया यहाँ पे। अब देखिएगा इफ़ क्या ग्रेड मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है ऐसा नहीं है, तो ये इफ़ को नहीं चलेगा। फिर हम आएंगे एल्सिफ पे, एल्सिफ पे चेक करेगा क्या जो मेरा जो ग्रेड है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 है, हाँ है, 85 है, तो इससे तो बड़ा ही है, तो हमारा ये बी प्रिंट कर देगा, सिंपल बी प्रिंट कर देगा हमारा ये। अगर ये भी नहीं होता, अगर इसमें से कुछ नहीं चलता, तो जो एल्स पार्ट है सी, वो सी प्रिंट कर देता। तो इफ एल्स कंडीशन सिंपल ये होता है फॉर लूप। फॉर लूप होता है कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, वो जीरो से लेकर के, मतलब जो आई है, आई की वैल्यू पहले जीरो है, तो पहले ये जीरो के लिए चलेगा, तो हमारा ये प्रिंट करेगा जीरो, फिर उसके बाद ये बढ़ जाएगा, यहाँ से आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर आई प्रिंट ये 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से करते करते हमारा ये 5 तक ये प्रिंट कर देगा, 4 तक करेगा, 0 to 4 सिंपली। अब आते हैं हम फंक्शन पे, फंक्शन एंड स्कोप पे।
तो फंक्शन हम बनाते हैं सिंपली यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके। हम फंक्शन दो टाइप के बना सकते हैं इसमें। मैं आता हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन हम दो टाइप के बना सकते हैं। सबसे पहले हम पुराना फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं फंक्शन कैसे बनता है, हम देखते हैं फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिखता हूँ, कीवर्ड यूज़ करता हूँ फंक्शन बनाने के लिए, हम फंक्शन यूज़ करते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, प्लस फंक्शन का नाम सपोज मैं लिखता हूँ ग्रीट, यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, और मैं सिंपल ये करता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ console.log hello नेम। तो ये यहाँ पे नेम प्रिंट होना चाहिए। इसको मैं कॉल करूँगा, सपोज मैंने कॉल किया ग्रीड। अब ग्रीड के इसके अंदर मैं पैरामीटर को पास कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं पैरामीटर पास करूँगा, ये पैरामीटर एज आर्गूमेंट यहाँ पे लेगा और यहाँ पे कर देगा। सपोज यहाँ पे लिख लूँगा मैं यार, सेव किया मैंने। अब मैं यहाँ पर आया, इसको ओपन किया, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है हेलो यादवेंद्र, सिंपल क्या आ रहा है, हेलो यादवेंद्र। मैंने ग्रीड किया और यहाँ पर तो इस टाइप का ही होता है, ठीक है। अगर मुझे सपोज मुझको कुछ प्लस करना है, यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ A, B और मैं console.log करता हूँ, या फिर मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे सिंपल मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न A+B, ठीक है। और मैं ग्रीड का नाम चेंज कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log ऐड करूँगा मैं 2,3 को, मैंने सेव किया। अब मेरे पास 5 आ गया, 2,3 मेरे पास 5 दे दिया, ठीक है। अब आप देखो, अगर मुझको ऐड करना हो ना तो मुझे कितना लंबा फंक्शन लिखना पड़ा। अगर सपोज मैं अगर एरो फंक्शन यूज़ करता इसी की जगह मैं यूज़ करता एरो फंक्शन, तो मैं एरो फंक्शन कैसे यूज़ करता हूँ बताता हूँ। सपोज सबसे पहले मैं लिखता लेट या कॉन्स्ट, मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, चलो चलिए कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा ऐड इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पर ब्रेसिस होगा और एक एरो होगा, सिंपली एरो होगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं A,B, ठीक है। अगर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट है ना तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूँगा तो मुझको यहाँ पे रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं लिखूँगा यहाँ पर A+B, मैंने सिंपल A+B किया, कंट्रोल एस किया, क्या आ गया 5 आ गया, सिंपल। देखिए एक लाइन में आ गया हमारा, कितना लंबा था, एक लाइन में आ गया। पर अगर मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, तो मैं अगर कंट्रोल एस करूँ तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मैं करली ब्रेसेस लगा दिया ना तो मुझको यहाँ पे रिटर्न लिखना की जरूरत पड़ेगा। अब मैं किया, अब देखिए अब मेरा 5 आ गया। तो करली ब्रेसेस ना लगाऊँ तो मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर केवल एक स्टेटमेंट है तो आप ना लिखो रिटर्न, ना करली ब्रेसेस लगाओ, सिंपल। तो सिंपल एरो फंक्शन और फंक्शन यही होता है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट OBJ, सपोज मैंने OBJ लिखा इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, मैं इस टाइप का लिख सकता हूँ और यहाँ पर OBJ करके मैं इसमें वैल्यू दे सकता हूँ। और एक और वैल्यू होता है कि मैं सिंपली इक्वल टू करके ये कर्ली ब्रेस लगा दूँ। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। सपोज मैं कुछ इसमें वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं दिया नेम दे दिया मैंने जॉन को, और सपोज मैं देता हूँ एज दे दिया मैंने सपोज 23। ओके, तो क्या होता है, ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास की है और ये है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब इस जब भी हमको एक्सेस करना होगा ना तो हम इस की का हेल्प से करेंगे। सपोज अगर हमको नेम प्रिंट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, console.log, फिर लिखूंगा obj.name, मैं कंट्रोल एस किया, देखिए जॉन आ गया हमारे पास। obj.name किया, मेरे पास यहाँ पे जॉन आ गया, और डॉट एज करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा तो हमारे पास 23 आ गया, ठीक है। और आपने एक चीज़ अभी मैंने बताया था कि कॉन्ट्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम जो कॉन्ट्स ऑब्जेक्ट है ना उसके हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिखूंगा मैं obj.name इज इक्वल टू यादवेंद्र, ये मैंने किया, वापस से मैंने console.log किया, लॉक किया मैंने नेम को obj, सिर्फ पूरा मैंने obj को ही कर दिया। अब देखिए मेरा नेम आ गया, मेरा नेम चेंज हो गया, अब मेरा नेम हो गया यादवेंद्र, ठीक है, जॉन से यादवेंद्र हो गया। तो हम कॉन्ट्स को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम करते हैं कि हमको अगर ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग का, जो कि होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। बताता हूँ क्या होता है ये डिस्ट्रक्चरिंग। तो डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, सपोज मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली लगाऊंगा करली ब्रेसेस इस टाइप का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम कॉमा एज, ठीक है, मैंने नेम कॉमा एज लिया और इसको मैंने कर दिया OBJ के बराबर। अब क्या होगा, तो अभी तक मैं जो एक्सेस कर रहा था नेम, सपोज मैं अगर नेम को एक्सेस कर रहा तो क्या करता मैं obj.name करके कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीधे console.log, सीधे मैं नेम लिखूँ, ठीक है, नेम लिखूँ मैं सीधे यहाँ पे,
मैं प्रिंट किया, देखिए मेरे पास जॉन आ गया, सिंपल नेम मेरा जॉन आ गया यहाँ पे। सिंपल नेम लिखने पे क्यों आ गया कि अब ये जो नेम है ना, ये नेम फील्ड इसके अंदर जाएगा, देखिए कहाँ पे नेम है, ये नेम है, तो इस नेम को वो इस नेम पे असाइन कर देगा सिंपली, और इस एज को इस एज पे असाइन कर देगा हमारे पास सिंपली। तो हम सीधे इसका यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं यूज़। ओके, तो मैंने बता दिया, एरे तो मैंने बता के रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन बता दिया। और आप अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पर मैं ये क्या यूज़ कर रहा हूँ, $साइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है वो मैं अब बताते हैं हम। हाँ, स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल्स। सपोज मुझको सपोज मेरे पास यहाँ पे एक है लेट नेम इज इक्वल टू यादविन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ नेम को अपने, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं लिखता हूँ हेलो हेलो यादविन, तो मैं क्या करता हूँ, हेलो लिखता हूँ इसमें, फिर लिखता हूँ प्लस, फिर लिखता हूँ मैं नेम। अब मैं अगर कंट्रोल एस किया तो हेलो यादविन लिख के आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक सिंगल लाइन में ही आए, तो हम क्या करेंगे ना, हम लिटरल का यूज़ करते हैं। लिटरल का यूज़ कैसे करते हैं हम, आप बैकटिक का यूज़ करें। बैकटिक क्या होती है, वन के जस्ट लेफ्ट साइड में जो की होगी या टैब के जस्ट ऊपर होगी वो बैकटिक होती है, ये बैकटिक लगा रही है मैंने। यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो, और जो भी हमको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है उसको हम लिखेंगे $साइन, लगाएंगे $साइन, फिर मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस और यहाँ लिख दूंगा मैं नेम, सिंपल। और अब देखिए हेलो यादविन, और इसके अंदर जितना भी मैं स्पेस दूंगा, इतना भी मैं स्पेस दूंगा, वो स्पेस असली में भी आएगा, देखिए इतना आ गया हेलो यादविन, इतना स्पेस मुझको यहाँ पे मिल गया। तो सिंपल यही होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक होता है स्प्लिट ऑपरेटर। स्प्लिट ऑपरेटर क्या होता है ना, सपोज हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास एक है एरे 1, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ अगर हो सके, हाँ ठीक है, हमारे पास एक है एरे 1, ठीक है। तो एरे 1 में क्या हो रहा है, ठीक है, एरे 1 में हमने कुछ वैल्यू को डाला हुआ है, एरे 1 के अंदर कुछ वैल्यू को डाला हुआ है, फिर मैंने एक एरे 2 बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले एरे 1 की जो वैल्यू है वो भी इसमें एरे 2 में आ जाए और मैं कुछ नए वैल्यू भी डाल दूँ। तो हम यूज़ करते हैं स्प्लिट ऑपरेटर का। स्प्लिट ऑपरेटर क्या हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट होते हैं और एरे 1 हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एरे 1 की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, स्प्रेड हो गई इसके अंदर, और हम और भी वैल्यू को हम डाल सकते हैं। फिर जब मैंने एरो को कंसोल डॉट लॉक किया तो हमारे पास आउटपुट क्या हुआ, 1 2 3 और 4 5, सिंपली होता है एरे ऑपरेटर। और टेम्पलेट स्ट्रिंग मैंने बता दिया, स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग लिटरल नहीं बोलते हैं, सॉरी, थोड़े मैंने कुछ मिस प्रोनाउंस कर दिया। अब आते हैं हम डॉम पे, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। अब डॉम मैनिपुलेशन को हम सबसे आराम से पढ़ेंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं डॉम मैनिपुलेशन, जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे वर्चुअल डॉम, तो उसमें हम वर्चुअल डॉम का यूज़ करेंगे। अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो डॉम का यूज़ करते हैं। तो डॉम का सिंपली मतलब क्या होता है, तो डॉम, व्हाट इज डॉम मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डॉम मैनिपुलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द कंटेंट, स्ट्रक्चर और स्टाइल ऑफ वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर HTML है ना, हमारे पास जैसे यहाँ पर HTML है, तो इस HTML के ना हर एक एलिमेंट को हम रेंडर कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक्शन क्या क्या होती है यहाँ पर वो सब डिफाइन है। एक्शन क्या होता है कि हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डॉम को यूज़ करके। हम हर एक चीज़ बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक्सेसिंग एलिमेंट जो भी मैंने लिखा हो सबका मैंने एग्जाम्पल दिया गया है, मैं इसको समझाऊंगा भी। हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। हम जैसे हमारे पास ये है H1, जिसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं हम डॉम का यूज़ करके सिंपली। हम ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं इसको सिंपली, ठीक है। और एक और हम काम करेंगे, ठीक है, एक और हम काम करेंगे, जब हम डॉम को पढ़ लेंगे ना तो हम एक सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आपको आज जावास्क्रिप्ट का और अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं। अगर मैं सपोज मैं अपने यहाँ वेब ब्राउज़र में आऊँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके अंदर जो भी इसके अंदर मैं लिखा उसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्लियर कर दिया सिंपल। ओके, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ कुछ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो विंडो, अब मैं विंडो किया, तो विंडो हमारे पास कई सारे हमारे मेथड प्रोवाइड करता है, अलर्ट का, ब्लर, कैचेस, क्रोम, ये सारे जो है ना, ये सारे हमारा डॉम के अंदर आते हैं, इसे हम का यूज़ करके हम डॉम को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट,
ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा HTML एक डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप, इसका टाइप क्या है HTML। तो हमें पूरा डॉक्यूमेंट अपना यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए जो हमने लिखा है यहाँ पे, सिंपल हम बॉडी में आए तो जो भी हमने बॉडी में लगाया हुआ है ये H1 H2 ये चीज़, तो हमें सब कुछ ये डॉक्यूमेंट में मिल गया। ठीक है, पर अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखूँ, मैं अगर विंडो ना भी लिखूँ ना, तो विंडो अपने आप ये इसके साथ ऐड कर देता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँ विंडो सॉरी डॉक्यूमेंट में लिखूँ, तो भी हमें ये सिंपल सेम चीज़ ही मिलेगी, क्योंकि विंडो ये अपने आप इसके साथ अपेंड कर देता है सामने, तो हमें विंडो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर सिंपल हमको, जैसे मैंने यहाँ पर बात की है कि हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्सेस एलिमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 4 टाइप्स के होते हैं। क्या होता है कि हम उसके आईडी से उसको कर सकते हैं एलिमेंट, ठीक है, उसके जो आईडी होती है उसके नाम पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके क्लास नेम्स पे हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसके हम टैग नेम पे कर सकते हैं जो टैग नेम है, और उसके जो क्वेरी सिलेक्टर हम अगर लिखें, अगर हम क्वेरी सिलेक्टर लिखते हैं तो क्या होगा कि हमको डिफाइन करना होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आईडी है तो इसको पता ही होना चाहिए आईडी है, तो केवल मैंने हेडर लिख दिया। क्लास नेम लिखा है तो केवल मैंने क्लास नेम का नेम लिख दिया। अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करता हूँ तो हमको डिफाइन करना होता है, जैसे मैंने डॉट लिखा मतलब क्लास है, अगर मैं हैशटैग लिखता है मतलब हेडर है। तो जो मैंने बोला है आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तभी तो आएगा समझ में। इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ, ऊपर छू ले, ऊपर छू ले, बड़ा हो जाए, नहीं हो रहा है ये बड़ा, क्यों नहीं होता, नहीं होता क्या बड़ा, होता तो है, चलो नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा देख लो यहीं पे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, मैं लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या है हमारे पास, कुछ हम आईडी या कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं आईडी। आईडी क्या है, क्या, तो हम लिखता हूँ मैं हैशटैग क्या। अब मैं एंटर किया, हैशटैग क्या नहीं आ रहा है कुछ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, सही तो लिखा है हमने ना, KYA तो लिखा है हमने, क्यों दिक्कत हो रही है, अरे 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 मैंने उसको इसमें नहीं लिखा ना, मुझे उसको लिखना होगा इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो हम लिखेंगे हैशटैग क्या। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, H2 आ गया हमारे पास। H2 क्या है, आईडी क्या है, हमारे पूरा एलिमेंट को हम एक्सेस कर लिए अपने अंदर, ठीक है। अभी इस एलिमेंट को हमने एक्सेस कर लिया इसके अंदर, और हम आईडी या उसी कर सकते हैं, लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करूँ अगर मैं, और फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ क्या। अब देखिए हमने ऐसे भी इसको वो कर लिया। अब मैं क्लास नेम से भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और क्लास नेम में हमारा था शायद था कुछ नाम से था, कुछ नाम से है, कुछ नाम से था, तो ये भी हमारे पास आ गया पैराग्राफ, ठीक है, सिंपल P डॉट कुछ, तो हमारा पैराग्राफ आया। पैराग्राफ के अंदर क्या है, पैराग्राफ के अंदर कुछ वैल्यू होगी, कहीं ना कहीं तो वैल्यू लिखी होगी, चलो ठीक है, लिखी होगी कहीं ना कहीं, देख लीजिएगा। तो ये हो गई। और हम क्या कर सकते हैं, और हम एक और यूज़ कर सकते हैं हम भाई टैग नेम का यूज़ करके। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम्स। टैग नेम के अंदर हम लिख सकते हैं, सपोज लिखता हूँ P, और P नहीं लिखता हूँ, H1 लिखता हूँ, कि पैराग्राफ तो थोड़ा अलग ही आ रहा है, H1 लिखता हूँ। तो हमारे पास आ गया H1 कलेक्शन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास H1, इसके अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी इस टाइप से। दिस इज़ ये सब बता रहा है कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट चैलेंज इसमें हम इनट HTML लगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, देखेंगे इसको हम, ठीक है। दिस इज, और देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर, या दिस इज जो भी है, दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर, ओके, जो मैंने यहाँ पर दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर दिया है, दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर, वो आ रहा है सिंपली, ठीक है। और उसको हम ये सब फंक्शन इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑन क्लिक लगा सकते हैं, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये सब चीज़ें हम लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन जब हम अपना रिएक्ट पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे, तो इसकी चिंता मत करो आप। तो मैंने सिलेक्शन का एक टाइप से मैंने कैसे एक्सेस करते हैं वो हमने देख लिया। हम करते हैं मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ सब कुछ हटा देता हूँ, मैं वापस आता हूँ अपने कोड पे।
अब मैं आता हूँ अपने यहाँ पर JS पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सारे मैं एलिमेंट को ना एक्सेस करके रख लेता हूँ। तो सपोज़ मैं अगर करूँ लेट, क्या है हमारे पास, एक एक चीज़ देख लेता हूँ, एक चीज़ मैं लेकर आता हूँ, मैं अपने लाता हूँ क्या को ID क्या लाता हूँ, लेट हेडिंग लिखता हूँ, हेडिंग इज इक्वल टू गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। और क्या था, क्या, इससे क्या होगा, देखिए जब मैं लिखता हूँ जब मैं ये लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये पूरा मिल जाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमें पूरा मिल जाता है। अब इस पूरे को मैंने यहाँ पर हेडिंग के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर मैं पूरा इसको स्टोर कर दिया हूँ। अब मैं इसको कुछ अपडेट करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर किया, मैंने बना दिया यहाँ पर हेडिंग डॉट इसके इनर एस्टिमल को, ठीक है। मैंने इसके इनर एस्टिमल मतलब इसके अंदर जो इनर एस्टिमल क्या है, जिसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट ये लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट इज चेंज बिडू चेंज हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर आया और मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा, इसको ऊपर आता हूँ, ये देखिए कंटेंट इज चेंज बिडू, ठीक है। मैंने सीधे से कंटेंट को ही चेंज कर दिया, इस H2 के कंटेंट को मैंने चेंज कर दिया। और हम ऐड भी कर सकते हैं नया चीज़ हम ऐड भी कर सकते हैं। सिंपल, अगर मेरे पास जो मेरा तो मैं मॉडिफाई देख लिया, मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ मैं देखते हैं। तो जब सपोज मैं अपना एक वो जो मेरा पैराग्राफ है ना, मैं पैराग्राफ को लेकर आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट पैरा या न्यू पैराग्राफ लिखता हूँ, न्यू पैरा लिखता हूँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID थी, क्लास नेम थी, क्या थी इसमें, पैराग्राफ क्लास नेम था कुछ नाम का, तो ID नहीं, बाई क्लास नेम और कुछ नाम का है, सिंपल, ठीक है। तो हमें वो मिल गया है पूरा पैराग्राफ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं पैराग्राफ के अंदर क्या ऐड कर दूँ, अगर मैं इसके अंदर ये पैराग्राफ ये हटा देता हूँ, इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना इसको मैं हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हमारे पास पैराग्राफ है ही नहीं। अब मुझे पैराग्राफ के अंदर ऐड करना है कुछ चीज़, कोई चीज़ मुझे ऐड करना है इस पैराग्राफ के अंदर। तो कैसे करेंगे उसके अंदर ऐड, हम लिखेंगे न्यू पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, हमें एक नया कंटेंट ऐड करना है। तो मैं लिखा टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू दिस इज समथिंग एल्स ब्रो वीडियो। मैंने सेव किया, यहाँ पर आया, चेक किया, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं। आई एम सॉरी, इनर टेक्स्ट एस्टिमल नहीं होगा, यहाँ पर इनर एस्टिमल होगा, जो कि अभी हमने पहले भी देख लिया है इनर। तो अगर हमें इसमें कुछ ऐड कर दो, इस टाइप के हम ऐड कर सकते हैं, जो ये चीज़ हमने देख लिया है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया है कि कैसे हम ऐड करते हैं इनर एस्टिमल में, डॉट इनर एस्टिमल करके, ये डॉट इनर एस्टिमल इस टाइप से, ठीक है। पर हमको ऐड करना है तो एक काम करते हैं, हम नया पैराग्राफ ही बनाते हैं। तो मैं एक नया पैराग्राफ बनाता हूँ, न्यू पैराग्राफ मैंने बनाया। क्या किया मैंने, तो सिंपली मैं यही करता हूँ, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट ये एक सेकेंड मैं बताता हूँ। मैं अगर नया एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट मैंने लिखा, ठीक है। ये क्रिएट एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा है। तो क्रिएट एलिमेंट में मुझे क्या बनाना है, मुझे पैराग्राफ बनाना है। तो एक मैं पैराग्राफ बनाता हूँ। उससे पहले मैं जो मेरा ये जो पैराग्राफ था इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू जो था उसको रख देता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, इससे एक नया पैराग्राफ बन गया और इस पैराग्राफ को मुझको कुछ वैल्यू को देना है। तो मैंने क्या लिखा, अगर सपोज जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि हम लिखेंगे न्यू पैरा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब इसके जो कंटेंट है, हमने एक नया पैराग्राफ बनाया और इसके अंदर जो कंटेंट है वो हमने ऐड किया, टेक्स्ट कंटेंट यू हैव स्कोर प्लस, इसको मैं एक काम करता हूँ हटा ही देता हूँ, लिखता हूँ यू हैव क्रिएटेड अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। सिंपली मैंने ये किया। अब अगर इसको, अब मैंने पैराग्राफ ही बना दिया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिखेगा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो पैराग्राफ मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पता है, क्योंकि अभी तक हमने केवल बनाया है, उसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं किया है। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, उसके बॉडी हमें ऐड करना है। बॉडी में, बॉडी क्यों, क्योंकि पता है हमें इस बॉडी के अंदर ही ऐड करते हैं। जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है पूरा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
और इस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट इसके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर हमें ऐड करना है ना, तो इसलिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, यूज़ करेंगे हम अपेंड चाइल्ड का, अपेंड चाइल्ड का, ठीक है। एक चाइल्ड को मैंने अपेंड कर दिया और इसका नाम लिख दिया मैंने न्यू पैरा। न्यू पैरा को मैंने सिंपली ये कर दिया, इसके अंदर डाल दिया मैंने सिंपल। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर गया, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू हैव क्रिएटेड अ न्यू पैराग्राफ। तो सिंपली मैंने एक पैराग्राफ नया क्रिएट कर दिया। और ये क्रिएट क्या होगा पता है, ये क्रिएट होगा सिंपली लास्ट में। जो मेरा जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है इन सब के बाद बॉडी के इस जितने भी ये एलिमेंट पहले होंगे रेंडर, फिर आएगा जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट सबसे लास्ट में लिखा है ना। अगर मैं जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल एस करके यहाँ ऊपर ले आऊँ, इसको मैंने यहाँ ले आऊँ, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो अब देखिए यू हैव क्रिएटेड न्यू पैराग्राफ। तो जब जावास्क्रिप्ट रन होगा तभी आएगा। तो जब मैंने पहले इसको रन कर दिया तो पहले ही आया, रन हुआ, पहले इसने क्रिएट कर दिया एक नया पैराग्राफ और उसको प्रिंट कर दिया, फिर इसके बाद ये सब चला। तो ये सिंपल ये हो गया। और सपोज़ हमको अगर रिमूव भी करना हो तो हमने ऐड कर दिया, हम रिमूव करना होगा, सपोज़ हमको ये H1 या ये H2 ID हमको ये रिमूव करना है, तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो सिंपली हम करते हैं रिमूव। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ और अपना ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना उसको वापस से मैं लास्ट में ले आता हूँ। और यहाँ पर आया, मैं सबसे पहले लिखूँगा लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। क्या था ID का नाम मेरा, क्या था नाम, क्या नाम था, क्या था, सॉरी बैड जोक। तो यहाँ पर आया, अगर मुझको रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एलिमेंट टू नहीं, हेडिंग डॉट रिमूव, सिंपली एलिमेंट डॉट रिमूव। मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर आया, चेक किया, वो हेडिंग मेरा गायब हो गया। वो जो हेडिंग था 20 का वो मेरा गायब हो गया, हेडिंग मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। यहाँ पर है ये हेडिंग, पर ये रिमूव हो चुका है हमारे, हमने लॉजिक से इसको रिमूव कर दिया हमने सिंपल, ठीक है। तो हमने इतना देख लिया। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने कैसे करना वो देख लिया। हम मॉडिफाई कंटेंट कैसे कर सकते हैं इनर HTML का यूज़ करके वो देख लिया। टेक्स्ट कंटेंट भी लगा सकते हैं हम, ये भी देख लिया। और हम ऐड कैसे कर सकते हैं और रिमूव कैसे कर सकते हैं वो भी देख लिया। अब देखते हैं हम इवेंट हैंडलिंग का, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है सिंपली, ठीक है। तो इवेंट कैसे हैंडल कर सकते हो हम वो देखते हैं। तो इवेंट हैंडल होता क्या है, सिंपल। सपोज हमारे पास एक ये बटन है ना, देखिए हमारे पास एक बटन है, तो हमें ये कर सकते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो क्या होगा, इस बटन पे हमें क्लिक करने पे तो क्या होगा, तो इसके लिए ऑन क्लिक होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे बटन ले आता हूँ, लेट बटन इज इक्वल टू गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एक क्लास नेम है, क्लास की ऐड किया मैंने बॉडी की क्लास नेम यूज़ किया, तो मैंने क्लास लिखता हूँ यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और नाम क्या है उसका BTN है सिंपली, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं लिस्टनर, तो लिखूँगा मैं बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, बटन डॉट ऐड इवेंट LISTENER, ठीक है। मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर किया। तो इवेंट लिस्टनर क्या लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ क्लिक, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि उस पर जो क्लिक हो, उस पर क्लिक होने पे क्या हो, तो उससे क्लिक होने मैं चाहता हूँ एक फंक्शन कॉल हो, और सिंपली मैं एक एरो फंक्शन कॉल करता हूँ। तो जब मैं एरो फंक्शन कॉल हो तो क्या हो, एक कंसोल डॉट लॉग करूँ मैं, क्या आई गॉट क्लिक्ड। सिंपली मैंने ये किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आया बटन के ऊपर करता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा चेक करते हैं, कुछ दिक्कत हुई होगी यहाँ पे। तो आ क्यों नहीं रहा है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ एरर आना चाहिए ना, अगर ना हो, ठीक है। एरर क्या आ रहा है कि बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बता रहा है, क्योंकि ये कुछ इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। क्योंकि पता है मैं क्या करूँ, ये बटन क्या कर रहा है ना, बटन सबको ले रहा है, बटन जितने भी हैं होते हैं ना यहाँ पे, अगर और भी बटन होते हैं तो एक साथ ये सबको ये रेंडर कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ, बटन 0 करता हूँ, ठीक है। मैंने लिया फर्स्ट एलिमेंट को, मैंने कंट्रोल एस किया, वापस यहाँ पे गया, वापस से अगर मैं बटन पे क्लिक किया, आई गॉट क्लिक, जितनी बार करूँगा उतनी बार होगा हमारे पास, देखिए बढ़ते जा रहा है। तो सिंपली ये एक ऐड इवेंट लिस्टनर है हमारे पास, जिसमें हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे और भी इवेंट लिस्नर होते हैं, आप आगे पढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर आप लिखो इवेंट लिस्नर इन जावास्क्रिप्ट, तो मैंने एक ऑन क्लिक बताया, आप और भी कई सारी चीज़ें होती है, आप पढ़ सकते हो। ऐड इवेंट लिस्नर मैंने बनाया, जैसे क्लिक था, माउस डाउन है कि माउस डाउन को तो क्या हो, वही काफ़ी सारा है। उससे अच्छा भी ना पता है, इससे भी अच्छा है आप यहाँ से पढ़ो मोजिला डेवलपर से। यहाँ पर आपको कई सारे मिल जाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर के हर एक चीज़, टाइप लिस्नर, पूरा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर आके पढ़ सकते हो हर चीज़ को। तो थोड़ा आप रिसर्च करो, यहाँ पर आके इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं, हम आगे क्या देखेंगे। ऐड इवेंट लिस्नर हो गया, हम देखते हैं कि स्टाइल को हम स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल को मैं सिंपली यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके मैंने एक कलरफुल टेक्स्ट नाम का कोई हमारे पास आईडी नाम का कोई होगा हमारे पास, डिव वगैरह कुछ भी हो, उसको मैंने ले लिया, उसको मैंने स्टोर कर दिया इसके अंदर। तो मैं क्या लिखा, मैं कलरफुल टेक्स्ट डॉट स्टाइल मैंने किया। इससे क्या होगा, ये एक स्टाइल, ये इसको ये पता चल जाएगा कि अब मुझको स्टाइल देना है। और स्टाइल के बाद आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने कलर लिखा, कलर को मैंने ब्लू कर दिया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ हाइट लिख सकता हूँ, तो हाइट दे सकते हो। मैं फ़ॉन्ट साइज लिख सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज दे सकते हो। ये सिंपली आप ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक टाइप से मैंने ये करा दिया। ठीक है, मैंने एक टाइप से मैंने आपको ये बता दिया HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली अब एक काम करता हूँ, मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ठीक है, सिंपल मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ। इससे क्या होगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, एक मैं नया फोल्डर बनाता हूँ। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, एक नया मैं फोल्डर नहीं, इसी के अंदर ही मैं लिखूँगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ सब कुछ। मैं बनाऊँगा एक टू डू लिस्ट को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू डू लिस्ट। ओके, मैं एक टू डू लिस्ट बनाऊंगा जिससे आपको और अच्छी तरीके से सब कुछ, आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगी अच्छी तरीके से, HTML भी आ जाएगा, और कैसे हम रेंडर करते हैं हर एक चीज़ को। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है सब कुछ मैं इस टू डू लिस्ट ऐप पे करूँगा, मतलब अप्लाई करूँगा। मैं इस पर स्टाइल नहीं दूंगा, मैं इस पर CSS पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं केवल इंडेक्स और HTML का यूज़ करूँगा। इंडेक्स और HTML क्या होता है, इंडेक्स HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा बस। ठीक है, तो सिंपली हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैब को ले आता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी क्या है मेरा, index.js। ओके, अब मैं बॉडी टैग में कुछ चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मैं ID देता हूँ, इसमें कुछ ID मैं दे दिया इसको, सपोज टू डू लिस्ट। ठीक है, मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में मैं उसका यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, जैसे जैसे नया नया एलिमेंट मैं ऐड करूँगा उसको मैं यहाँ पर भरता जाऊँगा, इसके अंदर नया नया लिस्ट मैं इसके अंदर डालता रहूँगा। तो अभी मैंने केवल एक अनऑर्डर लिस्ट नाम बना के इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। मैंने फिर यहाँ पर वो क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। इनपुट किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। तो टेक्स्ट मैंने लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसकी मैं नेम अभी रहने देते हैं, नेम नहीं देते हैं कुछ। ID मैं दे देता हूँ इसको, इसको मैं देता हूँ ID क्या दे दूँ, टास्क इनपुट का। और साथ ही साथ एक प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर सिंपली मैं लिख तो बताता हूँ, इंटर अ टास्क। तो प्लेस होल्डर जो होता है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो प्लेस होल्डर ये है सिंपल, इंटर अ टास्क जो ये दिख रहा है ना, ये सिंपल ये प्लेस होल्डर है। इसको मैं बंद करता हूँ, सिंपल ये प्लेस होल्डर है हमारा, ये जिसके अंदर आ रहा है इंटर अ टास्क का करके। और एक और मैं कुछ और ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास। और एक बटन भी तो ऐड करना पड़ेगा जिसको क्लिक करके हमारा एक टू डू लिस्ट ऐड हो। तो बटन हैश, इसका मैं ID लिखता हूँ #ऐड टास्क। ठीक है, और इस बटन में लिखता हूँ मैं ऐड टास्क। तो सिंपल है, मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया इंटर टास्क, एक इनपुट बॉक्स आ गया, ऐड टास्क। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा ईट फूड, ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए कि हमारा जो टास्क है वो यहाँ पर मेरा ऐड हो जाना चाहिए, कि हमारे पास एक टास्क यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। वो कैसे ऐड होगा, इस अनऑर्डर लिस्ट में मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट को मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। वो अब काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम सब कुछ को हम एक्सेस करते हैं। तो लिखता हूँ लेट ऐड टास्क बटन को इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ऐड टास्क।
अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ ना, देखिए मैं यहाँ पर जो नेम लिख रहा हूँ मैं ऐड टास्क बटन, यहाँ मैं लिखा हूँ ऐड टास्क। तो एक अच्छा नेमिंग कन्वेंशन है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट या कुछ भी आप कोड लिखो ना, तो एक अच्छा नेमिंग कन्वेंशन लेकर चलो। उससे क्या होगा, कोई और अगर आए, सपोज कोई आपका कोड देखे 15-20 साल बाद देखे, तभी उसको पता चल जाए कि आप ठीक है, आपने कुछ कोड लिखा है जिसका वो पढ़ के ही वो समझ जाए कि हाँ ठीक है कोड लिखा है। अगर आप ऐसा कुछ लिख दो कि लेट ए इज इक्वल टू बी, तो क्या वो उसको क्या क्या पता चलेगा ए बी क्या है, आपको उल्टा वो गाली ही देगा। तो मैंने सिंपल अच्छा नेमिंग कन्वेंशन लिखो आप, और मैं करता हूँ लेट टास्क इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मैंने आईडी ली है ना यहाँ पे टास्क में, ठीक है। मैंने क्या दिया है, टास्क इनपुट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं टास्क इनपुट सिंपल यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या लेना है, मुझको अपना ये भी लाना है अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर ही मुझको एलिमेंट को ऐड करना है। तो इसको भी मैं लाऊंगा, इसका आईडी क्या है, टू डू लिस्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आया लेट टू डू लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टू डू लिस्ट। अब हमारे पास सारे एलिमेंट को एक्सेस हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा इस बटन पे इवेंट लिस्टनर, इस बटन पे, ताकि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, तो मेरा इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने एडिंग का बता के रखा हुआ आपको। तो मैं यहाँ पर बटन पे लगाऊंगा, मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐड टास्क बटन, यहाँ पर मैं 0 लिखूँगा, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लिखूँगा मैं, लिखा मैंने क्लिक लगा दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑन क्लिक पे होना चाहिए, और एक फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन जो होगा वो होगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा लेट, जो मेरा टास्क का जो टेक्स्ट होगा, मतलब टास्क टेक्स्ट में हम क्या लेंगे, जो मैं यहाँ पे लिखूँगा ना उसको मैं लूँगा, ठीक है। अगर उसको मुझको एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे जो टास्क इनपुट यहाँ पर आएगा ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, जो टास्क इनपुट इसके अंदर जो भी वैल्यू जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो जो वैल्यू है हमें टास्क इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर मिल जाएगा, और उसको हम यहाँ पे टास्क टेक्स्ट में हम इसको स्टोर कर देंगे। सिंपल इसका मतलब यही है। तो अगर हम एक और काम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो लिखूंगा इफ टास्क टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। नल मतलब खाली नहीं है, अगर ये खाली हुआ तो कुछ नहीं होगा। और इसमें हम एक और चीज़ लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं डॉट ट्रिम का, ठीक है। ये ट्रिम क्या करता है, ट्रिम ये करता है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ऐड समथिंग, ठीक है, और इसके पहले मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया, इतना मैंने स्पेस दे दिया, इसके बीच में भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया, तो ट्रिम क्या करेगा ना, इसके पहले के सारे स्पेस को हटा देगा, इसके अगर बाद में कोई स्पेस है उसको हटा देगा, और दो टेक्स्ट के बीच में के अंदर केवल एक स्पेस रखेगा बस। तो ट्रिम का यही सिंपल फॉर्म होता है। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो इफ़ अगर ये उसके अंदर कोई वैल्यू हुआ, अगर नहीं हुआ वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं हुई वैल्यू नहीं हुआ, अगर वैल्यू हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल लिखेंगे इस लिस्ट आइटम में हम एक बनाएंगे लेट लिस्ट आइटम, एक नया हम लिस्ट बनाएंगे। लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखा था मैंने, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट मैंने अभी आपको बताया कुछ दिन पहले, क्या बनाएंगे हम, एल आई बनाएंगे। मैंने एक लिस्ट नाम का एक एलिमेंट बना लिया, ठीक है, लिस्ट नाम का मैंने एक एलिमेंट बना लिया। अब उसके अंदर हमको वैल्यू डालना है, कैसे डालेंगे बताइए, मैंने बताया अभी आपको, कमेंट में लिखिए कैसे लिखेंगे। हम लिखते हैं हम लिस्ट आइटम डॉट क्या, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू क्या लिखा होगा, ये टास्क टेक्स्ट है, ठीक है, वो आएगा हमारे पास, तो आएगा टास्क टेक्स्ट। तो सिंपली करेगा क्या, जब मैं इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है, कुछ लिख के मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐड टास्क पे मैं क्लिक करूंगा, तो जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो हमारा इसके थ्रू इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चेक करेगा कि क्या ये खाली नहीं है। अगर ये खाली नहीं है मतलब कुछ वैल्यू है, अगर कुछ भी वैल्यू है उसके अंदर, तो एक नया एल एलिमेंट बन जाएगा, उस एल एलिमेंट के अंदर, उस लिस्ट के अंदर
मेरा ये जो वैल्यू है, जो टेक्स्ट हमें मिला है, वो हमारा ऐड हो जाएगा उस लिस्ट के अंदर सिंपली। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे टू डू लिस्ट। इसके अंदर टू डू लिस्ट क्या है हमारा, इसके अंदर इसको हमको अपेंड करना है, ठीक है। इसके अंदर इसको हमको अपेंड करना है, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें इसको अपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं सिंपली अपेंड चाइल्ड के अंदर मैं लिस्ट आइटम को डाल दूंगा। तो उसके अंदर एक लिस्ट आइटम हो गया हमारे पास सिंपली। अब मैं आऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अब मैं कुछ लिखता हूँ इसके अंदर एट फूड। अब मैं यहाँ करूँगा ऐड टास्क, तो ये कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा चेक कर लेते हैं, होना तो चाहिए। कंसोल में आया मैं, अनकॉट एरर रीडिंग ऐड इवेंट लिस्टनर। ओके, तो मैं जो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ, अगर मैं यहाँ कुछ लिखूँ, हे ऐड टास्क बटन डॉट इवेंट लिस्टनर इज नॉट अ फंक्शन, लेट मी चेक इट। तो मतलब ये जीरो लगेगा ये। ऐसे हम डीबग कर सकते हैं, कोई भी अगर चीज़ें आती है तो हम डीबग कर सकते हैं। एंटर किया मैंने, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड एड इवेंट लिस्टनर। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप एरर किया है। टाइप एरर क्या किया है देखते हैं। मैंने ऐड किया ऐड टास्क बटन, ओके ओके, मैंने यहाँ दिक्कत की है, LISTENER होना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइपो एरर है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया था। एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूँ जी ऐड टास्क किया, अब क्या आ रहा है, अब भी कुछ आ रहा है एरर। सब रिफ्रेश किया मैंने कुछ, ओके यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसको, अगर हटा दिया मैं, अभी मैंने कुछ तो गलती की है, नहीं किया, हट गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ ना, सपोज मैं लिखता हूँ एट फूड। अब मैं इसको ऐड टास्क किया, एट फूड हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंक वाटर। मैं ऐड टास्क कर दिया। और मैं एक और काम करूँ ना, जैसे मैं इस ऐड टास्क पे क्लिक करूँ तैसे मेरा ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, वरना अगर मुझे नया टास्क ऐड करना हो तो मुझको उसको क्लियर करना पड़ रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर नीचे एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं काम करूँगा, मैं लिखूँगा टास्क इनपुट डॉट वैल्यू को मैं खाली कर दूँगा, ठीक है। इसके वैल्यू को मैं खाली कर दूँगा। तो मैं अगर नया चीज़ लिखूँ यहाँ पे एट फूड, मैंने ऐड टास्क किया, ये देखिए खाली हो गया। अब नया चीज़ लिख सकता हूँ मैं ड्रिंक वाटर, ऐड टास्क किया, खाली हो गया, ठीक है। तो सिंपली हो गया हमारा। तो हमने HTML तो हमने ये भी पढ़ लिया आपने यहाँ पर। तो एक काम कर सकते हो आप, मेरे यूट्यूब चैनल को मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ से प्लीज़ बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पूरा रिएक्ट कोर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक करना, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या फिर कुछ आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है, क्यों इसको मैंने फास्ट इसलिए रखा है इस वीडियो को, क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट है। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे ना, तो रिएक्ट हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। हम रिएक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम रिएक्ट को एकदम स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, हम CDN का यूज़ करके कैसे बनाते हैं, हम इतने बेसिक से पढ़ेंगे हम रिएक्ट को। तो और भी कोई नया अगर आपको चाहिए होगा, कोई सजेशन आपको देना हो तो वो दे सकते हो आप। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये जितना भी आपको ये PDF है, ये पूरा मैं नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हर वीडियो के साथ आपको नोट्स मिलेंगे। प्लस आपको कुछ और रिसोर्सेज मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने 1 आवर 30 मिनट्स में करीब में मैंने पूरा का पूरा आपको रिएक्ट का प्रीरिक्विजिट को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया हो ना, अगर आप कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप वापस से रिवाइंड करके देखो। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स है, उस पर आप कमेंट करो। मैं हर एक इंसान के कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में या अगले पार्ट में, जहाँ पर हम अपना रिएक्ट को बेसिक से स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।